अध्याय 1। मैं एक कहानी के भीतर हूँ। ईशानी के लिए वह दुनिया किसी भयानक सपने जैसी थी। वो महाप्रलय का ठीक 10वां साल था, जब परमाणु कचरे के पानी की वजह से दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। 100वें ज़ॉम्बी को मारने के बाद ईशानी गोदाम में थककर लेट गई थी। आधी नींद और आधी जागृत अवस्था में उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी से टकरा दिया हो। वो आदमी सफेद शर्ट और आर्मी ग्रीन पैंट पहने हुए था। उसका चेहरा लाल था और माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसकी ठंडी आंखों में एक अजीब सा तनाव और झुंझलाहट थी। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, दूर हटो। ईशानी कौन थी? अगर वो महाप्रलय में 10 साल तक सुरक्षित जी सकती थी, तो वह कोई ऐसी वैसी कमजोर औरत नहीं थी। खासकर किसी आदमी के सामने तो बिल्कुल नहीं। ईशानी ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराई। उसकी उंगलियां उस आदमी की नाक, होठों और गर्दन से होते हुए उसकी सफेद शर्ट के बटनों पर जा रुकी। चटक, कुछ बटन झटके से खुल गए, जिससे उस आदमी का मजबूत सीना और शरीर दिखाई देने लगा। ईशानी ने हल्के से अपनी उंगलियों से गिना, बिल्कुल सही और मजबूत। ईशानी, उसकी उंगलियों के स्पर्श से उस आदमी का शरीर हल्का सा कांप उठा। वो उसे गुस्से से दूर भगाना चाहता था, लेकिन उस समय उसका अंदाज बहुत अलग और भावुक था। महाप्रलय के 10 साल झेलने के बाद ईशानी ने कभी अपने मन को ढीला नहीं छोड़ा था, लेकिन आज वह थोड़ा खुलकर जीना चाहती थी। जब ये सब बस एक सपना ही है, तो वह खुद को क्यों रोके? ये सोचकर ईशानी ने अपनी बैट उस आदमी के पास रख दी। शरीर की गर्मी से उस आदमी की सांसें भारी हो रही थी। उसकी भारी आवाज में जैसे एक विनती छिपी थी, रुक जाओ। लेकिन अगले ही पल एक हल्की सी आवाज के साथ बैट खुली और उस महिला ने उसके कान में झुककर फुसफुसाया, शौक से आराम करो। रात गहरी होती गई। उस पुरानी झोपड़ी में हालात अजीब और अनूठे थे। जागने के बाद भी ईशानी को कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। हालांकि शुरुआत में उसी का पलड़ा भारी था, लेकिन बाद में उस आदमी ने स्थिति संभाल ली। दोनों के बीच की वह अजीब सी कशमकश और बातचीत बहुत गहरी थी। उसे नहीं पता था कि सामने वाले को आराम मिला या नहीं, पर उसे खुद सुकून महसूस हुआ था। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसने अपनी जादुई स्पेस शक्ति को जगा लिया था। हालांकि उसका आकार केवल 10 वर्ग मीटर था, लेकिन ये उसके लिए बहुत सी चीजें सहेजने के लिए काफी था। महाप्रलय के समय सबसे कीमती चीजें पानी और भोजन थी। ईशानी जो भी जुटा सकती थी, उसने जुटा लिया। खाली जगह को देखते हुए उसने सामान भरना शुरू कर दिया। कपड़े, महिलाओं की दैनिक जरूरतें, नहाने का सामान, कपड़े के टुकड़े, बिस्तर, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, गहने और तरह तरह की संदर्भ पुस्तकें। ये चीजें ज्यादा जगह नहीं घेरती थी और कपड़ों व दैनिक जरूरतों को छोड़कर इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता था। सबसे पहले महाप्रलय के बाद पुरुषों और महिलाओं का अनुपात बहुत बिगड़ चुका था। 100 लोगों में से केवल एक महिला ही बच पाती थी और ज्यादातर जीवित महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हो जाती थीं। उन्हें सुरक्षा के नाम पर छावनियों में कैद रखा जाता था और बाहर जाकर सामान खोजने की अनुमति नहीं होती थी। ईशानी बहुत ताकतवर थी और उसने अपनी तलवार से हजारों ज़ॉम्बी का मुकाबला किया था। आम आदमी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए उसने ये सारा सामान आसानी से इकट्ठा कर लिया था। दूसरी बात यह थी कि ये दुनिया का अंत था। जल स्रोत बुरी तरह दूषित हो चुके थे और ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने 10 साल से स्नान नहीं किया था। कोई भी इन बेकार दिखने वाली चीजों को इकट्ठा नहीं करता था। इन सब के अलावा उसने बच्चों के कुछ कपड़े और खिलौने भी सहेज लिए थे। न जाने क्यों, उस अनोखे सपने के बाद के सालों में उसे अक्सर ऐसे सपने आते थे। अपने सपनों में उसने 2 बच्चों के रोने की आवाजें सुनी थी, जो पुकार रहे थे, माँ दर्द हो रहा है और माँ मुझे भूख लगी है। जब वह जागती, तो ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते। वह भले ही सपना था, लेकिन बच्चों की भी तीखी सिसकियां उसके कानों में गूंजती रहती थी। बाद में उसने बच्चों की चीजों को इकट्ठा करने पर ज्यादा ध्यान दिया और अकेले बच्चों के कपड़ों के 3 बक्से भर लिए थे। पूरे 5 साल तक ईशानी अपने स्पेस में रखे सामान के सहारे उत्तर की ओर यात्रा करती रही। उसकी योजना उत्तर में स्थित सूर्योदय छावनी में प्रवेश करने की थी, लेकिन रास्ते में ही उसका सामना एक संघर्ष से हो गया। महाप्रलय के 15वें साल में आसमान में पीली धूल और डूबता सूरज खून की तरह लाल दिख रहा था। हवा में घुटन भरी गर्मी थी। ईशानी की छाती में गोली लग चुकी थी और उस दर्द से उसका सिर चकरा रहा था। उसने अपनी तलवार का सहारा लिया और किसी तरह खुद को संभाला। कुछ क्रूर लोग उसके सामने खड़े थे। ईशानी, जल मणि हमारे हवाले कर दो। बंदूक की काली नली उसकी ओर थी और ईशानी अपने दांत भींचते हुए जोर से मुस्कुराई। हिम्मत है तो छीन कर दिखाओ। उसने जल मणि को बहुत पहले ही अपने स्पेस में फेंक दिया था और उसकी मौत के बिना कोई उसे नहीं छीन सकता था। इस गिरोह के लोग ईशानी की ताकत और उसकी ख्याति से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वे उसे कम आंकने की गलती नहीं कर रहे थे। दाढ़ी वाले मुख्य आदमी ने ट्रिगर दबाते हुए कहा, चलो खत्म करो। तलवार हवा में लहराई, उसकी कलाई से खून टपककर जमीन पर गिरने लगा और उसके हाथ सुस्त पड़ने लगे। जैसे ही उसने अपने सामने खड़े आखिरी आदमी को गिराया, एक तेज आवाज गूंजी। उसके माथे के बीचों बीच एक तेज दर्द हुआ। ईशानी जमीन पर आधे घुटने के बल बैठ गई। उसके सामने खड़े दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी बंदूक हटाई और एक अजीब मुस्कान के साथ उसे देखा, तुम खत्म हो चुकी हो। ईशानी का बहुत खून बह चुका था और उसकी आंखें के आगे अंधेरा छा रहा था, इसलिए वह उस आदमी के चेहरे के भाव को ठीक से देख नहीं पाई। दाढ़ी वाले आदमी ने जमीन पर पड़ी महिला को देखा और फिर सूर्योदय छावनी की दिशा में मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था, वहां दर्द भी था और एक उम्मीद भी। भाई हरीश, क्या सच में ईशानी ने बच्चों को छोड़ दिया है? आखिर वो उनकी सगी माँ है। ईशानी का सिर भन्ना रहा था, खासकर उसके माथे के बीच का हिस्सा, जहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो। बाहर आ रही ताने मारने वाली आवाजों को सुनकर उसने अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश की। उस पुरानी झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा अंदर आ गई। महाप्रलय की 15 साल की भीषण गर्मी झेलने के बाद ईशानी को इस अचानक ठंड से कपकपी छूट गई। लेकिन अगले ही पल जब उसने अंदर आने वाले आदमी को देखा, तो वह अवाक रह गई। वही सफेद शर्ट और आर्मी पैंट, वही सख्त और सुंदर चेहरा। वह और कोई नहीं बल्कि उसके उसी सपने वाला आदमी था। भले ही वह केवल एक बार मिला था, पर वह उसे कभी नहीं भूल सकती थी। ईशानी हकलाते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि उस आदमी ने घृणा भरी नजरों से पूछा, मयंक और कोहू कहाँ हैं? मयंक और कोहू कौन है? ईशानी का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया और उसने अनजाने में कहा, मुझे नहीं पता। छह, तुम्हें कुछ नहीं पता? गांव के कई लोगों ने तुम्हें दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ पर जाते हुए देखा है। क्या तुमने उन्हें भेड़ियों के आगे फेंक दिया? वही महिला आवाज फिर से गूंजी और ईशानी ने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। वो लड़की उस आदमी के ठीक बगल में खड़ी थी। उसकी छाती पर 2 मोटी काली चोटियां लटक रही थी और उसका सुंदर चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। साफ था कि वह उससे नफरत करती थी। उसके इतना बोलते ही उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसके दोनों हाथ मुट्ठी में भींच गए और नसों में तनाव साफ दिखने लगा। अगर मयंक और कोहू को कुछ भी हुआ, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये समझकर कि उससे अब कुछ और नहीं निकलेगा, वह मुड़ा और तेजी से बाहर की ओर चल दिया। उसके पास खड़ी लड़की झटपट उसके पीछे हो ली, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसने मुड़कर एक विजयी मुस्कान ईशानी की तरफ फेंकी। ईशानी, बस हरीश भाई के लौटने का इंतजार करो। इस बार वह तुम्हें पक्का तलाक दे देंगे।
ईशानी को तलाक की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस अपनी मौजूदा स्थिति को समझना चाहती थी। क्या वह मर नहीं चुकी थी? उसके माथे पर गोली लगी थी। उसके बचने का कोई सवाल ही नहीं था। इसके अलावा ये जगह कौन सी है? ईशानी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और तभी उसके दिमाग में अचानक एक धमाका सा हुआ और अनगिनत ऐसी यादें आ गईं जो उसकी अपनी नहीं थी। पता चला कि वो किसी किताब के अंदर आ चुकी थी और यह एक ऐतिहासिक काल की कहानी थी। पुरुष मुख्य पात्र हरीश 21वीं सदी से पुनर्जन्म लेकर 1970 के दशक में आ गया था। उसने अपने पिछले जीवन के अनुभवों के सहारे खूब तरक्की की और अंत में एक बड़ा व्यवसायी बन गया। और वह ईशानी इस कहानी का महज एक मामूली किरदार थी। हालांकि इस मामूली किरदार की भी अपनी एक पहचान थी। वह इस कहानी के खलनायक विक्रम की पहली पत्नी थी, जो कम उम्र में ही संकटों से घिर जाती है। मुख्य पात्र हरीश का सौतेला भाई होने के नाते विक्रम और हरीश बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। हरीश की जिंदगी बहुत आसान थी, जबकि विक्रम की जिंदगी बेहद दर्दनाक और संघर्षपूर्ण थी। जब वह 3 साल का था, तब उसकी छोटी बहन को जन्म देते समय उसकी मां की मौत हो गई थी और अगले ही साल उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। कहावत है कि सौतेली मां हो तो सौतेला पिता भी बदल जाता है। विक्रम बचपन से ही उपेक्षित रहा और बड़े होने पर अपने पिता से उसके संबंध और अधिक ठंडे हो गए। 15 साल की उम्र में उसने अकेले ही सेना ज्वाइन कर ली और अगले 10 सालों तक कभी वापस नहीं लौटा। 5 सालों में उसने एक साधारण सैनिक से बटालियन कमांडर का पद हासिल कर लिया था। अगर उसकी मुलाकात मूल ईशानी से न होती तो विक्रम का भविष्य बेहद उज्जवल होता। लेकिन 5 साल पहले विक्रम किसी मिशन के सिलसिले में दयानंदपुर गांव आया था, जहां मूल ईशानी ने उसे धोखे से या अपनी जिद से फंसा लिया था। उस रात मूल ईशानी जुड़वां बच्चों की मां बन गई थी। 70 के दशक में इज्जत और प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं था। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि पहल किसने की थी। जब बच्चा होने वाला था तो विक्रम को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ी। एक शादी के कागज ने दोनों को हमेशा के लिए बांध दिया। अगर मूल ईशानी एक कोमल और समझदार औरत होती तो यह शादी बहुत अच्छी चलती। लेकिन असलियत ये थी कि मूल ईशानी का स्वभाव न केवल बहुत बुरा था, बल्कि वह बच्चों पर भी हाथ उठाती थी। इस बार जब उसने सुना कि विक्रम सेना में किसी और को पसंद करता है और उसे तलाक देना चाहता है, तो उसने अपना सारा गुस्सा मासूम बच्चों पर उतार दिया और उन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। मूल कहानी के अनुसार दोनों बच्चे एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। मयंक का पैर टूट जाता है, जिससे वह जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाता है और कुहू का चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है। वहां से दोनों बच्चों का स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। वे हमेशा मुख्य पात्र के बच्चों के खिलाफ हो जाते हैं और अंत में उनका अंत बहुत दर्दनाक होता है। अपने बच्चों का बदला लेने के लिए विक्रम भी पूरी तरह खलनायक बन जाता है। पिता और दोनों बेटों का अंत बेहद त्रासद हुआ और इन सबकी जड़ में सिर्फ मूल ईशानी थी। ईशानी के सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, खासकर जब उसे उस रात की घटना याद आई जब विक्रम को मजबूर किया गया था। उसे अंदर से एक एहसास हुआ कि उस रात वही महिला थी। शायद वही इन सबकी इस दर्दनाक किस्मत की जिम्मेदार थी। उस समय दोनों बच्चों के गड्ढे में गिरने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। ईशानी के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसने मूल ईशानी का पुराना और फटा हुआ ऊनी कोट पहना और तेजी से पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ी। अध्याय 2 तलाक। हालांकि यह शुरुआती सर्दी का मौसम था, लेकिन पहाड़ी इलाके में तापमान पहले ही 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका था। अपने दिमाग की यादों के सहारे ईशानी तेजी से पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ी। असली ईशानी सचमुच दोनों बच्चों को छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने जो जगह चुनी थी वो बहुत सुनसान और खतरनाक थी। गांव के अनुभवी शिकारियों के अलावा कोई और उस जगह को नहीं ढूंढ सकता था। ईशानी ने अपने फटे हुए रुई वाले कोट को ठीक किया। उसके होंठ भींच गए। बच्चों ने जो मुश्किलें झेली थी, उनके बारे में सोचकर ईशानी चाहती थी कि वो और तेजी से चले। माँ, बचाओ! अचानक सामने से एक बच्चे की तीखी चीख सुनाई दी। ईशानी का दिल सहम गया और वह सीधे उधर ही दौड़ पड़ी। अगले ही पल उसने जो देखा, उससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। सामने एक आदमी की आधी ऊंचाई वाला एक जंगली सुअर दोनों बच्चों की तरफ दौड़ रहा था और उनके पीछे 4-5 मीटर गहरा एक गड्ढा था। मूल कहानी में दोनों बच्चों के भयानक अंत को सोचते हुए ईशानी का शरीर उसके दिमाग से भी तेजी से हरकत में आया। नीचे झुक जाओ, उसने चिल्लाकर अपने हाथ की चीज दूर फेंक दी। धड़ाम! जैसे ही जंगली सुआ उनके सामने पहुंचने वाला था, अचानक एक तलवार हवा में लहराती हुई आई और उसकी गर्दन पर जा लगी। जंगली सुआ का सिर उड़ गया और गर्म खून फव्वारे की तरह बाहर निकल आया। मयंक को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंखें ढक दी गईं। वह आवाज जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसके कानों में गूंजी, मत देखो। माँ, कोहू डर गई है। मयंक की शालीनता के मुकाबले कोहू बुरी तरह घबरा गई थी। वह रोते हुए ईशानी की बाहों में लिपट गई। उसका छोटा सा शरीर आंसुओं से कांप रहा था। ईशानी का हाल भी ऐसा ही था। इस वक्त उसके पैर कांप रहे थे। गनीमत थी कि उसका जादुई स्पेस उसके साथ आ गया था, वरना उसे दोनों बच्चों को गड्ढे में गिरते देखना पड़ता। गनीमत थी कि वह समय पर पहुंच गई। माँ आ गई है, डरो मत। ईशानी थोड़ा झुकी और दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। मयंक ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। सामने वाली औरत बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी, लेकिन उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। क्या वह उन्हें छोड़ने नहीं जा रही थी? फिर वह उन्हें बचाने क्यों आई? और वह तलवार? मयंक ने उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। ईशानी की हथेलियों में पसीना आ रहा था। वह असल में एक 4 साल के बच्चे से डर रही थी। वह वाकई एक कुशाग्र बुद्धि वाला खलनायक था। उसकी संवेदनशीलता किसी वयस्क से भी ज्यादा डरावनी थी। उसने 2 बार खांसा और बोली, अपनी बहन को कसकर पकड़ो, चलो नीचे पहाड़ से उतरते हैं। वह तलवार! विक्रम भाई, वे लोग यहाँ हैं। लोगों का एक समूह दौड़ता हुआ ऊपर आया। शालिनी विक्रम के पीछे पीछे आ रही थी। जब उसने दोनों बच्चों के शरीर पर खून देखा, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। अरे, मयंक और कोहू घायल हो गए हैं। विक्रम का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने ईशानी की तरफ ऐसे देखा मानो वो किसी मरे हुए इंसान को देख रहा हो। पापा, कोहू को चोट नहीं लगी है। ये तो माँ थी जिन्होंने मुझे और भैया को बचाया है। उसकी बेटी दौड़कर आई और उसके पैरों से लिपट गई, जिससे विक्रम की मुट्ठियां धीरे-धीरे ढीली पड़ गईं। पापा, माँ बहुत कमाल की हैं। जरा सी देर में जंगली सुआ का सिर उड़ गया। छोटी बच्ची अब बिल्कुल नहीं डर रही थी, बल्कि वह थोड़ी उत्साहित थी। न केवल उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसने एक जंगली सुआ को भी मार गिराया था। माँ बहुत जबरदस्त है। जंगली सुआ! अरे वाह, क्या इसे ईशानी ने मारा है? खेतों में अभी कोई काम नहीं था और आधे से ज्यादा ग्रामीण दोनों बच्चों को ढूंढने बाहर निकल आए थे। अभी तक सबका ध्यान बच्चों पर था, लेकिन कोहू की बात सुनने के बाद उन्होंने थोड़ी दूर खून से लथपथ पड़े जंगली सुआ को देखा। यह मेरी माँ है। मेरी माँ बहुत ताकतवर है। कोहू को डर था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने बोलते हुए हाथ से इशारा भी किया। विक्रम की पूछताछ भरी निगाहें ईशानी पर टिकी। वह साफ तौर पर अभी भी वही जुनूनी और दबंग औरत लग रही थी, लेकिन अब वो किसी बिल्कुल अलग इंसान की तरह लग रही थी। उसके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे गायब हो गई थी और उसके भीतर एक शांत और ताजा ऊर्जा महक रही थी।
ईशानी की पलकें हल्की सी कांपी और उसने अपने दूसरे हाथ में तलवार पकड़े हुए जंगली सुअर को उसके पैरों से उठा लिया। अब ठंड बढ़ रही है और दोनों बच्चे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। उसके हाथ में वो वजन बिल्कुल हल्का लग रहा था, मानो वह जंगली सुअर जो उससे भी ज्यादा भारी था, रुई का कोई थैला हो। ये देखकर सबने अपने मुंह में लार घटक ली। भगवान जाने क्या बात थी। ईशानी ने इतने सालों से कोई काम नहीं किया था, इसलिए वे लगभग भूल ही चुके थे कि वो कितनी बलशाली महिला थी। हाँ, मूल ईशानी जन्म से ही अद्भुत शक्तियों की धनी थी। वह 5 साल की उम्र में गेहूं के खेत में चक्की का पत्थर उठा सकती थी, इसलिए उसके लिए एक जंगली सुअर को मारना कोई हैरानी की बात नहीं थी। चलो भाई चलो, कुछ बड़े बुजुर्गों ने उसे संभाल लिया। इस जंगली सुअर का वजन कम से कम 200 पाउंड था। ईशानी को इसे इतनी आसानी से उठाते देख उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे लगभग अपने ही पैरों पर सुअर गिरा बैठते। संभल कर चलो, प्रधान चौधरी ने गुस्से से डांटा और फिर उन्होंने मिलकर उस जंगली सुअर को उठा लिया। रुको, शालिनी तब बेचैन हो गई जब उसने देखा कि सब लोग केवल जंगली सुअर को उठाने में लगे हैं और पहाड़ पर आने के मुख्य मकसद को पूरी तरह भूल गए हैं। ईशानी ने तो लगभग दोनों बच्चों को मार ही डाला था, क्या ये बात यहीं खत्म हो जाएगी? बच्चा ठीक तो है, भीड़ में से किसी ने विरोध किया और शालिनी गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। उसने विक्रम की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, विक्रम भाई, जब आप घर पर नहीं होते थे तो ये रोज बच्चों पर अत्याचार करती थी। इस बार तो हमने समय रहते सब देख लिया, इसलिए बच्चों को ढूंढने आ गए। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो क्या होगा? आप ज्यादातर समय सेना में रहते हैं, देर सवेर ये दोनों बच्चे इसके हाथों मारे जाएंगे। तुम क्या कहना चाहती हो? विक्रम ने ठंडे स्वर में अपनी बेटी को गोदी में उठाते हुए पूछा। शालिनी ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली। इन दोनों बच्चों की खातिर विक्रम भाई को इसे तलाक दे देना चाहिए। छह, ईशानी अचानक तंज कसते हुए हंसी। शालिनी जी को सौतेली मां बनने का बहुत शौक है। तुम बकवास मत करो। शालिनी की दिल की बात सामने आने पर उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने बात टालने की कोशिश की। अगर तुम सौतेली मां नहीं बनना चाहती हो तो हमारे बीच फूट क्यों डाल रही हो? और मैं बच्चों पर अपना गुस्सा क्यों निकालूंगी? ये बात तो शालिनी जी अच्छी तरह जानती होंगी, है ना? ईशानी ने तलवार से जमीन पर पड़े सुअर के सिर को उठाया और उस खून से सने सुअर के चेहरे को शालिनी के सामने कर दिया। डर के मारे शालिनी की टांगें कांपने लगी। मैं नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। हाँ, तुम ये भी नहीं जानती थी कि विक्रम का किसी डॉक्टर महिला से चक्कर चल रहा है, और यह बात तुमने मुझे जानबूझकर नहीं बताई थी। ईशानी की इन हल्की बातों ने पहाड़ पर मौजूद हर शख्स के चेहरे के रंग उड़ा दिए। खासकर विक्रम की भौहें तन गईं और उसने खतरनाक नजरों से शालिनी की तरफ देखा। मेरा किसी डॉक्टर से चक्कर चल रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ईशानी यह सब झूठा गढ़ रही है। शालिनी डर गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ईशानी जैसी सीधी या बेवकूफ समझी जाने वाली औरत इस तरह खुलकर सबके सामने यह बात बोल देगी। शालिनी आंटी, सैनिकों की छवि खराब करने पर जेल हो सकती है। मयंक अपने पिता के पास गया और सख्त चेहरे से शालिनी से बोला। भले ही वो उस औरत को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसके पिता की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लग सकती थी। बाकी लोगों ने भी उसे संदेही नजरों से देखा और शालिनी गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, भला मैं विक्रम भाई को क्यों बदनाम करूंगी? अच्छा, तो फिर क्यों ना हम किसी को बुलाकर आमने सामने बात कर लें। जिस दिन तुमने मुझे ये बात बताई थी तब चाची चंपा वहाँ मौजूद थी, उन्होंने जरूर सुना होगा। ईशानी ने उसे डराने के लिए यह बात कही। चाची चंपा सच में उस दिन वहाँ थी, लेकिन वो मूल ईशानी से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वो उससे दूर रहना चाहती थी और उसकी कोई बात सुनना पसंद नहीं करती थी। बस बात यह थी कि शालिनी अंदर से खुद डरी हुई थी और अपराधबोध में थी। शालिनी के चेहरे के भाव देखकर सब लोग समझ गए। हालांकि ईशानी का व्यवहार अक्सर अजीब रहता था, लेकिन वो आखिरकार इसी गांव में सबके सामने बड़ी हुई थी, इसलिए बाहर शहर से आई हुई उस पढ़ी लिखी लड़की की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। प्रधान चौधरी का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। शालिनी जी यहाँ गांवों में सुधार के संदेश और वैचारिक बदलाव के लिए आई हैं, लेकिन वो जानबूझकर देश के सैनिकों को बदनाम कर रही हैं। मैं इसकी शिकायत पंचायत और कम्यून में करूंगा। अध्याय 3, पति को मनाना। यह 1977 की सर्दियों का मौसम था। सरकार ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा यानी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फिर से शुरू करने की घोषणा की थी और शालिनी ने भी इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। वो और विक्रम एक ही सरकारी कॉलोनी में पले बड़े थे और मूल रूप से उन्हें गांव जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 5 साल पहले जब विक्रम ने ईशानी से शादी कर ली तो वह शांत नहीं बैठ पाई। इन सालों में उसने दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फौजी शादियों में तलाक लेना आसान नहीं होता और ऊपर से दोनों के बच्चे भी थे, इसलिए शालिनी की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई थी। हालांकि अभी परीक्षा के नतीजे नहीं आए थे, लेकिन ये तय था कि वह पास हो जाएगी। असली मुश्किल ये थी कि विक्रम को ईशानी से तलाक लेने और उसके साथ शहर लौटने के लिए कैसे राजी किया जाए। जब शालिनी पूरी तरह उलझन में थी, तभी उसे हर्ष का एक फोन मिला। चौधरी ने कहा कि वह इसकी शिकायत पंचायत और कम्यून में करेंगे। शालिनी फिर से हंगामा करना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं इस बारे में चौधरी चाचा से बात करूंगा, वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है। शालिनी ने लगभग 2 बच्चों की जान जोखिम में डाल दी थी और विक्रम उसे छोड़ने वाला नहीं था। विक्रम भाई, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस ईशानी की हरकतों से परेशान हूँ। क्या आप इस बार मुझे माफ नहीं कर सकते? शालिनी अब डर गई थी। उसके माता पिता वैसे ही विक्रम के पीछे पड़ने पर उससे खुश नहीं थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि उसने क्या किया है तो वे उसे कभी माफ नहीं करते। विक्रम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे तो शुक्र मनाना चाहिए था कि ईशानी ने सचमुच बच्चों को नहीं छोड़ा था। उसने उस जगह की तरफ देखा जहाँ जंगली सुअर ने हमला किया था। अगर जरा सी भी देर होती तो दोनों बच्चे उस गहरे गड्ढे में गिर जाते। वो गड्ढा इतना गहरा था कि अगर कोई उसमें गिर जाता तो या तो उसकी जान चली जाती या वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। गनीमत थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शालिनी विक्रम पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाई, इसलिए उसने ईशानी को गुस्से और नफरत से घूरा, जिसे देखकर ईशानी मन ही मन मुस्कुरा दी। हालांकि मूल ईशानी इस कहानी का एक मामूली किरदार थी, लेकिन शालिनी की स्थिति भी उससे बेहतर नहीं थी। मूल कहानी में वो हर्ष के हाथों की कठपुतली थी। उसने विक्रम से प्यार करने के नाम पर तमाम बेवकूफियां की और अंत में विक्रम ने खुद उसे जेल भिजवा दिया था। इस बार हर्ष ने विक्रम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए अपनी चाल चली थी, जिससे विक्रम का प्रमोशन रुकने वाला था। इसके अलावा उसके दोनों बच्चों के घायल और जख्मी होने से विक्रम को समय से पहले रिटायर होना पड़ता। ईशानी ने उस आदमी को सहानुभूति की नजरों से देखा। वो वाकई एक ऐसा खलनायक था जिसके आसपास कोई भी सामान्य इंसान नहीं था। दोनों बच्चों को गोद में लिए हुए विक्रम की पीठ तंग गई। उसे हमेशा यही महसूस होता था कि इस औरत की नीयत ठीक नहीं है। ईशानी बिटिया, तुम्हें ये चाकू कहाँ से मिला? ये तो बहुत धारदार है। ईशानी सुअर का सिर उठाए हुए प्रधान चौधरी और बाकी लोगों के साथ चल रही थी। उस जंगली सुअर की वजह से गांव वालों का रवैया उसके प्रति काफी बदल गया था। ईशानी ने हवा में चाकू घुमाया और सहजता से जवाब दिया, मुझे ये खड्ड में मिला था।
शायद किसी शिकारी का गिर गया होगा। तो इसे संभाल कर रखना, इतने अच्छे चाकू को ढूंढने कोई ना कोई तो जरूर आएगा। हालांकि उन्होंने ईशानी को सुअर पर वार करते हुए नहीं देखा था, लेकिन जंगली सुअर की गर्दन के घाव को देखकर वे समझ गए थे कि उसका सिर एक ही झटके में काट दिया गया था। कितना बेहतरीन चाकू था। जी ठीक है, ईशानी ने प्यार से जवाब दिया, जिसके दोनों गालों पर प्यारे से डिंपल उभर आए। वो वैसे भी सुंदर थी और आज इस तरह शालीनता से पेश आ रही थी कि सभी लोग थोड़े अचरज में पड़ गए। शायद वे दो बच्चे जो बाल बचे थे, उसी के डर ने उसे सुधार दिया था और उसका स्वभाव बदल दिया था। पापा, ये झूठ बोल रही है, इसे खड्ड में कोई चाकू नहीं मिला था। मयंक ने अपनी भौहें सिकोड़ी और फुसफुसाकर कहा कि जब वे ऊपर पहाड़ पर गए थे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। विक्रम की गहरी आंखें सामने खड़ी महिला पर टिक गईं। उसने अभी अभी कुछ अजीब बात महसूस की थी। ये औरत न तो पहले की तरह उससे चिपक रही थी और न ही ड्रामा कर रही थी, बल्कि उसने तो दोनों बच्चों की जान बचाई थी। क्या वह वाकई डर गई थी? विक्रम ने अपनी पलकें थोड़ी झुकाईं और अपने संदेह को दबाते हुए कहा, अच्छा, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं समझ गया। छोटे बच्चे ने अपनी भौहें सिकोड़ी और असमंजस में पड़ गया। कुहू भी किसी को नहीं बताएगी। छोटी बच्ची अपने पिता की गोद में लेटी हुई थी। उसने अपने छोटे हाथों से अपना मुंह ढक रखा था और पलकें झपकाते हुए बहुत मासूम लग रही थी। विक्रम का दिल पिघल गया। भले ही वो औरत सहने लायक नहीं थी, लेकिन उसने उसे दो बहुत समझदार और प्यारे बच्चे दिए थे। अपने दोनों बच्चों की खातिर वह इस मामले को यूं ही नहीं जाने दे सकता था। जंगली सुआ को कम्यून के रसोई घर में लाया गया। हालांकि अब पहले की तरह सामूहिक भोजन प्रणाली नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई खुलेआम अकेले सारा मांस नहीं खा सकता था। ईशानी का इरादा उस मांस को अपने पास रखने का बिल्कुल नहीं था। मूल ईशानी की खराब प्रतिष्ठा को देखते हुए अगर उसे इस गांव में शांति से जीना था, तो सबसे पहले गांव वालों के साथ अच्छे संबंध बनाने ही होंगे। ईशानी ने अपने हाथ का सुआ का सिर नीचे रखा और सभी से मुस्कुराते हुए बोली, अरे चाचाओं, इसे नीचे लाने में मदद करने के लिए शुक्रिया। चौधरी चाचा, कृपया इसे इस तरह बांट दीजिए ताकि गांव का हर परिवार थोड़ा थोड़ा मांस ले जा सके। अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्रधान चौधरी ने अपने हाथ रख दिए। उनका चेहरा खुशी से लाल हो गया था। दयानंदपुर गांव बहुत गरीब था और गांव वाले साल में मुश्किल से 2 बार ही मांस देख पाते थे। भले ही हर परिवार को इसका एक छोटा सा हिस्सा मिलता, कम से कम वे अपनी इच्छा तो पूरी कर ही सकते थे। चौधरी को जिस बात ने सबसे ज्यादा खुश किया वह ये था कि ईशानी सचमुच बदल चुकी थी। वो पहले अपने खाने को लेकर इतनी कंजूस थी कि कभी किसी को एक दाना भी देने को तैयार नहीं होती थी। चौधरी ने उतने ही उत्साहित गांव वालों को देखा, अपना गला साफ किया और 2 बार खांसे। ईशानी बिटिया ने इतने खुले दिल से मांस दान किया है, हमें उसकी इस नेकी को याद रखना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए प्रधान जी, हम सब याद रखेंगे। मेरे घर में अचार का एक जार रखा है, मैं थोड़ी देर में ईशानी बिटिया के घर एक कटोरी भिजवा दूंगा। मेरे घर में थोड़ा मक्के का आटा है, वह भी मैं ईशानी को दे दूंगा। और मेरे घर ताजे अंडे हैं। 70 के दशक के लोग सीधे साधे और ईमानदार हुआ करते थे, और मांस का एक टुकड़ा भी गांव वालों का मूल ईशानी के प्रति नजरिया पूरी तरह बदलने के लिए काफी था। चौधरी ने उसे सुअर की एक टांग और कुछ हड्डियां दी और कहा कि वो बच्चों की सेहत के लिए सूप बना दे। मयंक और कुहू आज इतनी देर जंगल में रहे थे, ठंड से उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। गांव वालों ने जानबूझकर मूल ईशानी के पुराने बुरे कामों का जिक्र नहीं किया, मानो वह सिर्फ बच्चों को टहलाने के लिए पहाड़ पर गई हो। ईशानी ने मुस्कुराते हुए वह सब ले लिया। वह महाप्रलय की साजिशों की आदी थी और इतने लंबे समय बाद उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ था। हालांकि जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपने मायके के लोगों को देखा, तो उसके चेहरे की मुस्कान थम गई। ईशानी की मां सावित्री का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह दौड़कर आई, उसका हाथ पकड़ा और उसे डांटते हुए बोली, मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम बच्चों को पालना नहीं चाहती हो तो उन्हें अपने मायके भेज दो, मैं उन्हें पाल लूंगी। और तुम उल्टे उन्हें अपने साथ पहाड़ पर ले गई। सावित्री बहुत निराश थी। उनके परिवार ने वैसे ही विक्रम के साथ अन्याय किया था और ईशानी अपनी हरकतों से इस अच्छे दामाद को भी गवा रही थी। गनीमत है कि इस बार कुछ नहीं हुआ। अगर उन दोनों बच्चों को कुछ हो जाता तो क्या तुम्हें लगता है कि विक्रम तुम्हें छोड़ता? छोटी बहन ने इस बार सच में हद कर दी है। दूसरी बहू लीलावती, जो हमेशा से सीधी साधी थी, वह भी यह सब देखकर चुप नहीं रह सकी। उनकी अपनी एक बेटी थी जिसे वह आंखों की पुतली की तरह बचाकर रखती थी, लेकिन उनकी ये देवरानी अपनी किस्मत की कदर करना नहीं जानती थी। ईशानी अपने पिछले जन्म में एक अनाथ थी और उसने 15 साल महाप्रलय की कठिनाइयों में काटे थे। ये पहला मौका था जब उसे किसी ने इस तरह डांटा था। उसने गंभीर चेहरे से कहा, मैं समझ गई हूँ, आगे से मैं मयंक और कुहू का पूरा ध्यान रखूंगी। तुम्हें ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। मुंह पर मीठी बातें करके पीठ पीछे मेरे दोनों मासूम नाती पोतों को परेशान मत करना। सावित्री अपनी बेटी के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थी। वे दोनों कितने प्यारे बच्चे थे, लेकिन ये उन्हें खुद से दूर करने पर तुली रहती थी। दादी, माँ को मत डांटिए, माँ ने ही भैया और मुझे बचाया है। छोटी बच्ची ने बाहर का शोर सुनकर अंदर से बाहर आकर अपनी माँ का पक्ष लिया। वो ईशानी के आगे आकर खड़ी हो गई और अपने छोटे से शरीर से उसे बचाने लगी, जिसे देखकर सावित्री का दिल पसीज गया और वह अपनी बेटी को और कुछ नहीं कह पाई। देखो तो जरा, मेरा नाती कितना समझदार है। क्या तुम एक माँ होकर थोड़ा ध्यान नहीं रख सकती थी? सावित्री ने कुछ और बड़बड़ाया, फिर अपनी गर्दन लंबी करके कमरे के अंदर झांका। ये जानते हुए कि विक्रम वहां नहीं है, उन्होंने अपनी बेटी से फुसफुसाकर कहा, विक्रम भले ही सख्त चेहरे वाला है, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल है और वह रिश्तों की कदर करता है। अगर तुम बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करोगी तो क्या वह तुम्हें तलाक देगा? जल्दी से अंदर जाकर खाना बनाओ, चूल्हा जलाओ और रात को उसे प्यार से अपने पास मनाकर रखना। मर्द लोग दिल के नर्म होते हैं, ज्यादा जिद मत किया करो। मुर्गे की तरह गर्दन अकड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा झुकना सीखो। ये सब सुनकर ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। भले ही उसकी चमड़ी मोटी थी, लेकिन सावित्री की इन बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। मनाकर पास रखने का क्या मतलब था? विक्रम के उस ठंडे और कठोर स्वभाव की वजह से उसने कभी मूल ईशानी को हाथ तक नहीं लगाया था। अगर उस रात उसने खुद पहल न की होती तो उसे तो यही लगता कि शायद मर्दों में वो खूबी ही खत्म हो चुकी है। ईशानी दुविधा में थी। सावित्री को लगा कि उनकी बेटी ने बात नहीं सुनी, तो उनका गुस्सा फिर से भड़क उठा। मैंने सचमुच बेकार में तुम जैसी नाकारा को जन्म दिया है। अरे माँ, छोटी बहन मान गई है ना, अब उसे और मत डांटिए। लीलावती ने बीच बचाव करते हुए कहा कि माँ बेटी में कोई स्थायी नाराजगी नहीं होती। अगर वह ऐसे ही बात बढ़ाती रहेंगी तो बाद में सास को ही बुरा लगेगा। चूंकि कुहू और तुम्हारी भाभी दोनों ने तुम्हारी तरफ से सिफारिश की है, इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। सावित्री अपनी बेटी से सचमुच नाराज नहीं हो सकती थी। उनकी इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने जान से भी ज्यादा लाड प्यार से पाला था, वह उसे कैसे पीट सकती थी? इस बार वह सच में गुस्से में थी। उन्हें डर था कि उनकी बेटी की हरकतों से बच्चों की जान चली जाएगी और दामाद उससे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेगा। ईशानी मन ही मन सोचना चाहती थी कि आपको अब ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा।
विक्रम तो वैसे भी उसे तलाक देने का मन बना चुका था, शायद वह अभी तलाक के कागजात तैयार करने ही गया होगा और बच्चों को भी अपने साथ ले जाता। लेकिन उसने इस वक्त यह सब नहीं कहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस बार सच में खुद को बदल लिया है। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और बोली, माँ, यह मांस का टुकड़ा लीजिए और इसे घर ले जाइए। अरे नहीं, दोनों बच्चों ने अभी कुछ खाया नहीं है, मैं ये कैसे ले जाऊं? तुम्हारी माँ इतनी लालची नहीं है। अपनी बेटी के मुंह से जंगली सुअर के शिकार की कहानी सुनने के बाद सावित्री जानती थी कि वो कितना खतरनाक था, इसलिए वह उस मांस को नहीं लेना चाहती थी। हालांकि वह इस बात से खुश थी कि उनकी बेटी कम से कम अब इतनी समझदार तो हुई है कि उन्हें कुछ दे रही है। उन्होंने अपनी दूसरी बहू का हाथ खींचा, जो चुपचाप मुंह में पानी ला रही थी, और यह सोचकर वहां से जाने लगी कि कहीं ईशानी सचमुच उनके गले न मर दे। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे घर का आटे का डिब्बा खाली है। घर पहुंचते ही मैं तुम्हारे तीसरे भाई से कहकर तुम्हारे लिए कुछ राशन भिजवा दूंगी। बुजुर्ग महिला तेजी से कदम बढ़ाते हुए पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। ईशानी हंसने लगी। भले ही मूल ईशानी बिगड़ी हुई और दबंग थी, लेकिन उसका परिवार वाकई उससे बहुत प्यार करता था। अपनी दादी को जाते देख कुहू ने अपने छोटे हाथों से ईशानी के कपड़ों का कोना पकड़ा और बड़े संकोच से पूछा, माँ, क्या आप सच में मेरे साथ अच्छा बर्ताव करोगी? अध्याय 4, जादुई स्पेस का अपग्रेड। उस समय छोटी बच्ची में पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर अपनापन और एक मीठी सी उम्मीद का भाव था। वो मयंक से बिल्कुल अलग थी। वो लड़का इतना समझदार था कि वो बहुत पहले से जानता था कि मूल ईशानी उनसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसे अपनी माँ से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुहू को पहले बहुत डांट और मार पड़ी थी, फिर भी वह चाहती थी कि उसकी माँ उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। छोटी बच्ची की उंगलियां कसकर भींची हुई थी और काले अंगूर जैसी उसकी बड़ी बड़ी आंखें नमी से भरी थी। ईशानी का दिल पिघल गया। उसने झुककर छोटी बच्ची के गोल मटोल गाल पर प्यार किया। हाँ बेटा, भविष्य में मम्मी तुमसे बहुत प्यार करेगी। ही मेरी प्यारी कुहू, तुम भविष्य में भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करना। कुहू ने ईशानी की गर्दन में बाहें डाल दी और गाल लाल करके वापस प्यार किया, फिर खुशी से झूमती हुई घर के अंदर भाग गई। भैया, मम्मी ने मुझे प्यार किया और कहा कि मैं उनकी प्यारी कुहू हूँ। भैया, क्या तुम भी चाहते हो कि मम्मी तुम्हें प्यार करें? वो इतनी खुश थी कि मयंक से टकराते टकराते बची। मुझे नहीं चाहिए। मयंक ने घृणा से उससे दूरी बनाई और सख्त चेहरे से अपना और अपनी बहन का सामान पैक करने लगा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। वो उस औरत से प्यार भरी बातें नहीं सुनना चाहता था और न ही यह चाहता था कि वो उसे चूमे। वो जरूर सोच रहा होगा कि उसका पिता उसे तलाक दे देगा, इसलिए वह नाटक कर रही है। जैसे ही उसके पिता चले जाएंगे, वो उन्हें और बुरी तरह मारेगी। मयंक ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। वो अब उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। जब कम्यून ने मांस बांट दिया, तो गांव के लोगों ने अपने बच्चों को ईशानी के लिए वापसी में कुछ न कुछ उपहार भेजने के लिए कहा। गांव में ईशानी की प्रतिष्ठा इतनी खराब थी कि हर कोई उससे नफरत करता था। बच्चे उसके सामने आते ही अपनी चीजें गिराकर ऐसे भाग जाते थे जैसे वो कोई डरावनी बला हो, जिसे देखकर ईशानी हंस भी देती और दुखी भी होती। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे सुधरने वाली थी, इसलिए वह जल्दबाजी में नहीं थी। अचार का जार, मक्के के आटे की एक कटोरी, 2 बड़ी मूली, 4 आलू, 3 शकरकंद, जो कुछ भी मिला सब विक्रम के घर की रसोई में धीरे धीरे भर गया। ईशानी ने थोड़ा सा अचार उठाया और अचार के साथ सुअर की पसलियां पकाने की तैयारी करने लगी। सोचकर देखा जाए तो उसने महाप्रलय के बाद से कभी ऐसा सामान्य और ताजा खाना नहीं खाया था, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके खाना बनाने के हुनर में कोई कमी आई है या नहीं। उसने बड़े टुकड़ों को धोया और उन्हें चाकू से बीच से काट दिया। चौधरी चाचा ने जो हड्डियां दी थी, उनमें काफी मांस था, जिससे पूरा बर्तन भर गया। ईशानी को याद आया कि उसके जादुई स्पेस में अभी भी कुछ मसाले रखे हैं, और एक विचार के साथ वह सीधे अपने स्पेस के भीतर पहुंच गई। हालांकि सामने का दृश्य देखकर वह हक्की बक्की रह गई। मूल 10 वर्ग मीटर का स्पेस अब आकार में दोगुना हो गया था, और उसके किनारे पर काली उपजाऊ मिट्टी का एक नया टुकड़ा जुड़ गया था। पानी की वह शीशी टूट चुकी थी और उसका पानी उस मिट्टी में समा गया था, जिससे पूरी जमीन पर एक हल्की हरी चमक फैल गई थी। कहा जाता है कि उस जादुई जल में शक्तिशाली उपचार क्षमताएं होती हैं, और उससे भीगी हुई मिट्टी में विशेष ऊर्जा पैदा होती है, जिससे उगने वाले पौधे और फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। महाप्रलय की वजह से बाहर की दुनिया की मिट्टी परमाणु कचरे से दूषित हो चुकी थी, और वहां उगने वाले पौधे केवल विकृत हो जाते थे। फिर भी ईशानी एक बार आजमाना चाहती थी। रसोई घर में आलू और शकरकंद रखे थे। उसने उन्हें चाकू से छोटे टुकड़ों में काटा और उस मिट्टी में दबा दिया। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद जब उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा, तो वह मसालों को लेकर स्पेस से बाहर आ गई। माँ, क्या कुहू आग जलाने में आपकी मदद कर सकती है? जैसे ही ईशानी बाहर आई, उसने देखा कि कुहू अपना छोटा शरीर मटकाते हुए अंदर आ रही है, और ऐसा लग रहा था जैसे वह शाबाशी चाहती हो। ईशानी ने उसका छोटा सा गाल प्यार से दबाया और कहा, हाँ बेटा, शुक्रिया मेरी प्यारी कुहू। छोटी बच्ची ने अपने लाल गालों को दोनों हाथों से ढक लिया और उसकी चमकती हुई आंखें बोली, आपका स्वागत है, माँ। दरवाजे के बाहर मयंक ने माँ और बेटी की यह बातचीत सुनी और चुपचाप अपने छोटे से बैग को कसकर गले से लगा लिया। वो बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं कर रहा था। सच में कुहू भले ही छोटी थी, लेकिन वह चूल्हे में आग जलाने में बहुत होशियार थी। ईशानी ने अचार और सुअर की पसलियां पकाईं और मक्के के आटे से कुछ रोटियां बनाईं। झोपड़ी का दरवाजा खुला और सुमित आटे का एक थैला लेकर अंदर आया। छोटी बहन, तुम क्या बना रही हो? इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले ही उसके मुंह में पानी आ रहा था। तीसरे मामा, मेरी मम्मी ने अचार और सुअर की पसलियां बनाई हैं। ये बहुत स्वादिष्ट हैं। कुहू अब अपनी माँ की लाडली बन चुकी थी। वो खाने से पहले ही अपनी माँ के खाने की तारीफ करने लगी थी। अरे छोटी बहन, तुमने ये सब कब सीखा? इसकी खुशबू तो शहर के होटल के खाने से भी ज्यादा अच्छी आ रही है। वो अपनी ही बहन को नहीं पहचान पा रहा था। वो तो ऐसी थी कि अगर तेल का डिब्बा भी गिर जाए तो उसे सीधा नहीं करती थी। वो आमतौर पर अपने पति के पैसे खर्च करने शहर के बाजार चली जाती थी और घर पर कभी खाना नहीं बनाती थी। अगर उसका मायका पास न होता तो दोनों बच्चे भूख से मर चुके होते। मैं बस कोशिश कर रही हूँ। आज घर में थोड़ा मांस था तो मैंने सोचा बनाकर देखूं। थोड़ा सा खाना मम्मी पापा के लिए भी ले जाना। ईशानी जानती थी कि उसका यह व्यवहार बहुत असामान्य था, लेकिन वह मूल ईशानी नहीं थी और उसके पुराने स्वभाव के अनुसार नहीं चल सकती थी। वह चाहती थी कि उसका परिवार धीरे धीरे इस बदलाव का आदी हो जाए। छोटी बहन, सच बताओ, क्या तुम्हें कोई गहरा सदमा लगा है या फिर विक्रम ने तुम्हें परेशान किया है? सुमित ने आटे का थैला नीचे रखा और गुस्से से देखने लगा। जरूर विक्रम ने तलाक की बात कही होगी, जिससे उसकी बहन डर गई होगी। वो शुरू से ही इस शादी के पक्ष में नहीं था। विक्रम ने उसकी बहन का फायदा उठाया था और उल्टे ही कहता था कि उसे मजबूर किया गया था। धत, उसकी बहन के इस कोमल शरीर से वह क्या मुकाबला करता? साफ दिख रहा था कि विक्रम ही अपनी धौंस जमा रहा था। सुमित जितना सोचता गया उतना ही गुस्सा होता गया। वो ये पूरी तरह भूल चुका था कि उसकी यही बहन अपने हाथों से एक जंगली सुअर को मार सकती थी।
किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। मुझे बस यह एहसास हुआ कि पहले मैं कितनी नासमझ थी, जिसकी वजह से तुम सबको और माता-पिता को मेरी चिंता करनी पड़ती थी। मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी भी बहुत मुश्किलों भरी रही है, इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं मेहनत करूंगी ताकि तुम सब और हम अच्छे से जी सकें। ईशानी की इन बातों ने सुमित को लगभग रुला ही दिया था। उसकी छोटी बहन ने जरूर बहुत अन्याय सहा होगा जो वह ऐसी बातें कह रही है। सुमित ने अपनी नम आंखें झपकाईं और अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं तुम्हारी इस नेकी का फल मिलने का इंतजार करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत मत करना। तुम्हारे लिए जो भी करना होगा मैं संभाल लूंगा। उसने अपनी बहन की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उनके परिवार में बेटियों को बहुत लाड प्यार से रखा जाता था। भविष्य में वह और मेहनत करके अपनी बहन के लिए मांस खरीद कर लाएगा। हाँ, ईशानी ने जोर से सिर हिलाया। मूल ईशानी का स्वभाव भले ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसका परिवार उससे कितना प्यार करता था। क्या ये भी एक तरह की खुशी नहीं है? उसने अपनी नाक सिकोड़ी और मुड़ी। मैं तुम्हारे लिए एक बर्तन ले आती हूँ। सुमित मना नहीं कर सका, इसलिए वह अचार और सुअर की पसलियों से भरा एक बड़ा कटोरा लेकर घर की तरफ चल दिया। पूरा रास्ता वह खुशी से मुस्कुराता रहा और मांस की वह खुशबू उसे किसी सपने जैसी लग रही थी। क्या ये सचमुच उसकी बहन ने बनाया था? जब विक्रम वापस आया तो लगभग 12 बज चुके थे। कुहू दौड़कर उसके पास गई और एक छोटी चिड़िया की तरह उसके इर्द गिर्द चहकने लगी। पापा, आप आ गए। मम्मी ने अचार और सुअर की पसलियां बनाई हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से हाथ धोकर खाना खाइए। मयंक, जो पहले कमरे के अंदर था, वो भी बाहर भागा और उम्मीद भरी नजरों से उस आदमी को देखने लगा। पापा, क्या हम अब जा रहे हैं? वो यहाँ और नहीं रहना चाहता था, भले ही उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा हो और मुंह में पानी आ रहा हो। अपने बेटे की आंखों में देखकर विक्रम ने बड़ी मुश्किल से कहा, शायद मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। मयंक का चेहरा पल भर में उतर गया। पापा, क्यों? मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए अभी तलाक नहीं हो सकता। नए साल के बाद जब मैं वापस आऊंगा तब पापा तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे, ठीक है? विक्रम जानता था कि उसका बेटा बहुत समझदार है, इसलिए उसने बड़े प्यार से उसे समझाया। ये गलती उसी की थी। उसने बिना सोचे समझे बच्चे से वादा कर दिया था। उसे लगा था कि तलाक लेना बहुत आसान होगा, लेकिन जब उसने तलाक के आवेदन के लिए फोन किया तो राजनीतिक कमिश्नर ने उसे खूब डांटा था। पता चला कि शालिनी की भी बातें सेना तक पहुंच चुकी थी। अगर वह अब तलाक लेता तो डॉक्टर अंकिता के साथ उसका नाम जोड़ने वाली अफवाह सच साबित हो जाती। वो भले ही अपने भविष्य की परवाह न करे, लेकिन वह दूसरों को इस मुसीबत में नहीं फंसा सकता था। उसके 2 बच्चे भी थे और भविष्य में उन्हें भी ताने सुनने पड़ते। इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये रिश्ता अभी खत्म नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मयंक ने अपने होंठ भींच लिए। उसे बहुत निराशा हुई थी। अभी तो नवंबर ही शुरू हुआ था और उसे उस औरत के साथ कम से कम 3 महीने और रहना पड़ेगा। मयंक ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन कुहू बहुत खुश थी। पापा, क्या हम नया साल मम्मी के साथ मनाएंगे? मम्मी ने कहा है कि वो कुहू के लिए चमड़े के छोटे बूट खरीदेगी और मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाएंगी। प्यारी कुहू, विक्रम ने अपनी भौहें उठाई। कुहू ने अपने लाल गाल को ढांकते हुए कहा, यह मम्मी ने कहा है। मम्मी ने मुझे प्यार भी किया था। डैडी, क्या आप चाहते हैं कि मम्मी आपको प्यार करें? दादी ने कहा था कि मम्मी से पापा नाराज हो गए थे और अगर मैं उन्हें प्यार से मना लूं तो वे मान जाएंगी। पापा, मैं आपको कैसे मनाऊं? धड़ाम, जैसे ही ईशानी दरवाजे पर पहुंची, उसने अपनी बेटी की यह अनोखी बात सुन ली और चावल का कटोरा पकड़े हुए वो लगभग दरवाजे से टकराते क्रश होते बची। कुहू, तुम बिल्कुल बकवास कर रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ईशानी ने जल्दी से सफाई दी क्योंकि विक्रम मूल ईशानी की हरकतों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। मूल ईशानी ने पहले भी उसके कमरे में घुसने की कई कोशिशें की थी, लेकिन उसने हर बार उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस रात की घटना की वजह से ईशानी को हमेशा थोड़ा अपराधबोध रहता था। अगर वो उसकी खूबसूरती पर न रीझती तो विक्रम की जिंदगी इतनी मुश्किल न होती। चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मैं अपने मायके रहने जा सकती हूँ। उस महिला की सुंदर बादाम जैसी आंखें बिल्कुल साफ थी और उनमें न तो कोई पाखंड था और न ही कोई चालबाजी। विक्रम ने उसे बहुत देर तक घूर कर देखा और उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। जरूरत नहीं है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह नाटक कर रही थी या सचमुच खुद को बदलना चाहती थी। वह तो बस ये चाहता था कि उसके दोनों बच्चे अच्छी जिंदगी जी सकें। नए साल से पहले मुझे एक मिशन पर जाना है और मैं बच्चों की देखरेख नहीं कर पाऊंगा। कुछ महीनों तक इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। नया साल बीतने के बाद मैं इन्हें अपने साथ सेना में ले जाऊंगा। अध्याय 5, अचार और सुअर की पसलियां। विक्रम के अपनी बात पूरी करने के बाद ईशानी को सब समझ आ गया। मूल कहानी में वो एक महत्वपूर्ण प्रमोशन के करीब था। अगर मूल ईशानी ने आत्महत्या करने और उसके दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाकर उसे समय से पहले रिटायर होने पर मजबूर न किया होता तो वह सबसे कम उम्र का कप्तान बन जाता। अब जब वह इस कहानी की कड़ियों को सुधारने के लिए आ चुकी थी तो विक्रम का स्वाभाविक रूप से अपने मूल रास्ते पर लौटना तय था। ठीक है, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, खाने का कटोरा मेज पर रखा और दोनों बच्चों के कटोरों में बड़े प्यार से मांस के टुकड़े डाले। क्या तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए और कुछ नहीं है? ईशानी का ये रवैया इतना शांत था कि विक्रम असहज महसूस करने लगा। पहले जब भी वह बच्चों को अपने साथ ले जाने की बात करता था तो वह बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती थी। आज उसका ये रूप बिल्कुल असामान्य था। उस आदमी की आंखें जैसे किसी बात की गहराई तलाश रही थी। ईशानी ने अपना सिर उठाया, अपने होंठ भींचे और गंभीरता से बोली, मैं जानती हूँ कि मैंने अतीत में बहुत सी गलतियां की हैं और दोनों बच्चों को बहुत तकलीफ दी है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्या सोचते हो। तुम बच्चों को अपने साथ सेना में ले जाना चाहते हो और मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बाकी विचारों से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ तक कि तलाक से भी नहीं। उसने बच्चों के सामने खुलकर सब कुछ नहीं कहा था, लेकिन विक्रम की बुद्धिमत्ता को देखते हुए वो समझ गया होगा। बेशक, ईशानी के इतना कहने के बाद उस आदमी की गहरी आंखें कांप उठी और काफी देर तक उसी पर टिकी रहीं, फिर जाकर हटी। क्या उसने सचमुच तलाक की बात मान ली है या फिर इसके पीछे कोई और चाल है? विक्रम का चेहरा गंभीर था और उसका मन उलझन में था। इस औरत के पुराने कारनामे इतने बुरे थे कि वो उस पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकता था। ईशानी ने उसकी परवाह नहीं की। वैसे भी उसने अपनी बात कह दी थी, अब चाहे वो विश्वास करे या न करे। भले ही उसकी शारीरिक बनावट अच्छी थी और वो उसे पसंद भी करती थी, पर वो उसके पीछे पागल नहीं होने वाली थी। 3 टांगों वाला मेढक ढूंढना मुश्किल हो सकता है, पर क्या 2 टांगों वाले आदमियों की कमी है? बस बात ये थी कि वो उससे थोड़ा छोटा और अलग था। नहीं, उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस समय उसकी प्राथमिकता कोई पुरुष नहीं, बल्कि भरपेट भोजन करना है। कुछ चीजें भले ही दूर की लगे, पर अच्छा खाना तो बिल्कुल सामने रखा है। ईशानी ने अपने दिमाग से उन उलझन भरे ख्यालों को झटक दिया, अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और खुद के लिए भी एक बड़ी पसली उठा ली।
बिना किसी प्रदूषण के पाली गई जंगली सुअर के मांस की खुशबू ही अलग थी और अचार ने उसके तेल के चिकनेपन को पूरी तरह संतुलित कर दिया था। एक ही बाइट लेते ही ईशानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इंसान को असल में ऐसा खाना खाना चाहिए, सिर्फ इसे खाने के स्वाद के लिए ही सही, उसे इस जिंदगी में अच्छे से जीना ही होगा। माँ, यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। कुहू ने अपनी हथेली से भी बड़े आकार की हड्डी पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गई थी और उसका मुंह एक छोटे से हमस्टर की तरह फूल गया था। यह उसकी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना था। माँ सचमुच बहुत कमाल की है। अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ, आज मांस की कोई कमी नहीं है। ईशानी ने बड़े खुले दिल से हाथ हिलाया। मयंक शुरू में बहुत जिद्दी बनकर ईशानी के बनाए खाने को हाथ न लगाने की कसम खा रहा था, लेकिन अपनी बहन की बात सुनने और उन बड़ी हड्डियों की सौंधी खुशबू सूंघने के बाद उसके छोटे हाथों ने अनजाने में ही हड्डी उठा ली। जब तक उसे होश आया, मांस का टुकड़ा उसके मुंह में जा चुका था। सच में, ये बहुत स्वादिष्ट है। वो उस खुशबूदार हड्डी को चबाने लगा। उसका लाल लाल छोटा चेहरा कटोरे में ही गड़ा हुआ था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ईशानी को अपना चेहरा दिखाए। ये औरत जरूर उस पर हंसेगी। भले ही वह छोटा लड़का कितना भी कुशाग्र बुद्धि वाला क्यों न हो, वो आखिरकार एक 4 साल का बच्चा ही था। वो भले ही बाहर से अकड़ दिखाता हो, पर अंदर से इतना संवेदनशील था कि किसी को भी उस पर दया आ जाए। ईशानी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके कटोरे में मांस का एक टुकड़ा रख दिया। नन्हे जे, थोड़ा और खाओ। मयंक का चबाना अचानक रुक गया और उसकी झुकी हुई आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। नन्हे जे, क्या उसे किसी बुरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए था? इसके अलावा उसकी हथेलियां इतनी गर्म थीं, बिल्कुल उसके सपनों वाली मां जैसी। उस छोटे बच्चे की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने शायद ही कभी इस तरह की नरमी का अनुभव किया था। उसने धीमी आवाज में हूं कहा और अपना सिर और भी गहराई से कटोरे में झुका लिया। कुहू मांस खाने के मजे में इतनी मग्न थी कि उसके छोटे पैर खुशी से झूल रहे थे। हड्डी का एक टुकड़ा चबाने के बाद जब उसने देखा कि विक्रम ने अभी तक अपनी डंडियों को हाथ नहीं लगाया है, तो उसने अपनी नन्ही सी आवाज में पूछा, पापा, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या इसलिए कि मम्मी ने आपके लिए नहीं निकाला? उसके इतना कहते ही मेज पर बैठे दोनों बड़े लोग जल्दी से एक दूसरे को देखने लगे। कुहू अभी छोटी थी और उसने इस बात का ज्यादा मतलब नहीं निकाला, बल्कि एक बड़े बुजुर्ग की तरह भरकर बोली, मम्मी, क्या आप पापा के लिए भी एक टुकड़ा नहीं निकाल सकती? उन सबके मुकाबले तो पापा ही सबसे छोटे बच्चे जैसे लग रहे थे। कुहू की उस मासूम और उम्मीद भरी नजर के नीचे ईशानी ने एक बड़ी पसली उठाई और सीधे विक्रम के कटोरे में रख दी। विक्रम ने अपने होंठ भींचे, उसका चेहरा थोड़ा असहज था। शुक्रिया। ईशानी की उन बातों की वजह से अब वो अपने चेहरे पर वो पुरानी वाली ठंडक और सख्ती बनाए नहीं रख पा रहा था। ये पहला मौका था जब ये 4 लोगों का परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। मेज पर इतनी शांति थी कि विक्रम थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अचार और सुअर की पसलियों का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा, उसके सारे विचार गायब हो गए। ऐसा नहीं था कि विक्रम ने कभी अच्छा खाना नहीं खाया था। इसके उलट उसने काफी कुछ चखा था, लेकिन किसी भी खाने ने उसे इतना हैरान नहीं किया था। क्या ये सचमुच ईशानी ने बनाया है? विक्रम को अचानक ऐसा लगा कि वह अपनी इस पत्नी को अब पहचानता ही नहीं है। ईशानी ने आज उसे एक के बाद एक कई झटके दिए थे। विक्रम जैसा तेज और समझदार इंसान भी इस वक्त थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद विक्रम ने खुद ही बर्तन समेटने की पहल की और मयंक ने बर्तन धोने में उसकी मदद की। दोनों सिंक के पास खड़े थे। छोटी बच्ची बेंच पर चढ़ी हुई थी और उसका शरीर विक्रम की छाती तक ही पहुंच रहा था। विक्रम ने बर्तन धोने के लिए अपना सिर झुकाया और धीमी बुदबुदाहट में कहा, कितना अच्छा होता अगर वो हमेशा ऐसे ही रहती। अगर उसे इस बात के लिए 2 बार डांट भी खानी पड़ती, तो भी वह इसके लिए तैयार था। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मयंक का इशारा किसकी तरफ था। विक्रम ने अपना सिर घुमाया और बाहर आंगन में ईशानी को देखा, जो अपनी बेटी के बाल धो रही थी। कुहू पानी से खेलने की जिद कर रही थी और ईशानी मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ रही थी। उस महिला के चेहरे पर एक चमकदार और प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी आधी आस्तीनें मुड़ी हुई थी, जिससे उसकी गोरी और सजली बाहें दिख रही थीं। उस रात इसी बाही ने उसकी छाती पर दबाव बनाया था, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई थीं और वो पूरी तरह उस एहसास में डूब गया था। जैसे ही ईशानी की नजर उधर जाने लगी, विक्रम ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और उसके कान शर्म और गर्मी से लाल होने लगे। वो भी यही चाहता था कि ईशानी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, भले ही यह सब सिर्फ दिखावा ही क्यों न हो। वो तलाक नहीं चाहती थी और अब उसे भी इसकी कोई जल्दी नहीं थी। उसी समय पुराने घर में सुमित द्वारा लाया गया अचार और सुअर का मांस देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया था। सावित्री ने अपने तीसरे बेटे को घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हारी बहन ने सचमुच ये सब बनाया है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या उसकी उस नाकारा बेटी में भी ऐसा हुनर हो सकता है? सुमित की नाक गर्व से आसमान पर थी और वो बहुत खुश था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये झूठा कैसे हो सकता है? माँ, आप हमेशा मुझे ही कम आंकती हैं। मेरी छोटी बहन बहुत समझदार है, वह सब कुछ कर सकती है। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? जरा ढंग से बात करो। सावित्री ने उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारा, लेकिन उनके चेहरे की चौड़ी मुस्कान छिप नहीं पा रही थी। अरे उसके पिता, हमारी छोटी ईशानी अब सचमुच सुधर गई है। उसने यहाँ तक कहा कि वह अब मेहनत करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। मुझे पता था कि मेरी यह बेटी बेकार नहीं जाएगी। दोनों बड़े बेटों, तुम लोग भविष्य में अपनी बहन का और ज्यादा ख्याल रखना। तुम्हारी बहन इस नेकी को हमेशा याद रखेगी। सुमित और उसके भाइयों ने बार बार सिर हिलाया। आप फिक्र मत कीजिए माँ, हम अपनी छोटी बहन का पूरा ध्यान रखेंगे। कल मैं अपनी बेटी के घर अपने बचाए हुए 20 ताजे अंडे भेजूंगा। मयंक और कुहू ने बहुत तकलीफें झेली हैं, उन्हें अच्छी खुराक की जरूरत है। और वैसे भी हाल ही में तुम्हारी बहन काफी कमजोर लग रही है। जब सावित्री बुदा रही थी, तो लीलावती ने अपना सिर झुकाकर अपनी सास की बातें सुनी, जो बार बार अपनी बेटी के घर कुछ न कुछ भिजवा रही थी। जैसे ही उन्होंने अंडे देने की बात कही, लीलावती की उंगलियां गुस्से से सफेद पड़ गईं और उन्होंने अपनी डंडियों को कसकर पकड़ लिया। घर की तीनों मुर्गियां मिलकर दिन में बमुश्किल 2 अंडे देती थीं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 20 अंडे जोड़े थे और वह सारे के सारे अपनी जेठानी के बजाय नंद के घर भिजवा रही थी। लीलावती को अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था। बाकी घरों में लोग बेटों को ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनकी सास हमेशा अपनी बेटी पर ही जान छिड़कती थी। अगर वह अपनी बेटी से इतना ही प्यार करती हैं, तो क्या वह उनकी अपनी छोटी बच्ची की तरफ ध्यान नहीं दे सकती? क्या उनकी बेटी की किस्मत में कभी अंडे खाना नहीं लिखा था? लीलावती ने अपनी दुबली पतली बेटी को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस घर में उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है। ईशानी ने दोनों बच्चों को नहलाया, उनके बाल साफ किए और बिस्तर पर नई चादरें और गिलाफ चढ़ा दिए। मूल ईशानी कोई बहुत साफ सुथरी महिला नहीं थी और भगवान जाने उसने आखिरी बार सफाई कब की थी। अलमारी और खाट के कोनों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। बच्चों के जो कपड़े थे वे भी फटे हुए थे और उनकी रुई बाहर झांक रही थी। अतीत में जब भी विक्रम उसे खर्च के लिए पैसे भेजता था, तो वह हमेशा बच्चों के लिए कपड़े खरीदने को कहता था, लेकिन मूल ईशानी हर बार पैसे मिलते ही शहर के भोजनालय की तरफ भाग जाती थी और सारे निर्देश भूल जाती थी।
जब विक्रम बच्चों के फटे कपड़े देखकर परेशान होता था, तब भी वो उनकी परवाह नहीं करती थी। मूल ईशानी के इन कारनामों को याद करके ईशानी को खुद पर गुस्सा आ रहा था और इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि विक्रम उससे तलाक लेना चाहता था। अभी जब वो बच्चों को नए कपड़े पहना रही थी, तो विक्रम ने उन बच्चों के फटे जैकेट देख लिए थे और उसका चेहरा, जो थोड़ी देर पहले शांत हुआ था, फिर से काला पड़ गया था। हाय रे किस्मत, उसे मूल ईशानी के किए गए पापों की सजा भुगतनी ही पड़ रही थी। सफाई का काम खत्म करने के बाद उस गरीब और खाली से घर को देखकर ईशानी चुपचाप उन चीजों की लिस्ट बनाने लगी जो उसे खरीदनी थी। रुई वाले कोट और रजाई इस समय की सबसे बड़ी जरूरत थे। पहाड़ी इलाके में सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। भले ही कमरा गर्म हो, लेकिन उनके ये फटे पुराने बिस्तर इस कड़ाके की ठंड को नहीं झेल सकते थे। इसके अलावा दोनों बच्चों के कपड़े भी जरूरी थे। उसके स्पेस में वैसे तो बहुत सारा सामान था, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए उसे कोई ठोस और सही बहाना ढूंढना होगा। गनीमत ये थी कि हालांकि तब देश में नियंत्रित अर्थव्यवस्था का दौर था, फिर भी शहरों में कुछ लोग छुप छिपी से व्यापार करने लगे थे। उसने कल ही शहर जाकर स्थिति देखने का फैसला किया और अपने स्पेस से कुछ साधारण कपड़े और सामान निकालकर बेचने की सोची ताकि कुछ पैसे मिल सकें। सर्दियों में दिन बहुत जल्दी ढल जाता है। शाम के वक्त ईशानी ने दोपहर के बचे हुए शोरबे से हाथ की बनी नूडल्स बनाई और दोनों बच्चों ने मजे से एक बड़ा कटोरा गटक लिया। 2 बार के इस अच्छे खाने के बाद मयंक की आंखों की वो पुरानी दुश्मनी और नफरत काफी हद तक कम हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि दोनों ही बच्चे अपनी मां की तरह पक्के खाने के शौकीन हैं। हालांकि अगर अच्छे से खाना है और बढ़िया जिंदगी जीनी है, तो सबसे पहले जेब में पैसे होने चाहिए। उस रात ईशानी यही सोचती रही कि पैसे कैसे कमाए जाएं और उसे इस बात की बिल्कुल भी झिझक नहीं थी कि वो एक अजनबी आदमी के साथ एक ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। लेकिन विक्रम के लिए उस आधी रात को नींद लेना मुश्किल हो रहा था। उसे डर था कि वो औरत फिर से चुपके से उसके बिस्तर पर न आ जाए। जब तक उसने अपने बगल से सांसों की एक समान और शांत आवाज नहीं सुनी, तब तक उसे समझ आ गया कि उसने जिस बात की आशंका जताई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। विक्रम ने खुद पर थोड़ा सा तंज कसते हुए अपने होंठ सिकोड़े। शायद इस औरत ने वाकई खुद को बदल लिया है और जैसा कि उसने कहा था, वह भविष्य में उससे दूरी बनाकर रखेगी। ये तो अच्छा ही है। विक्रम ने इसी बात पर विचार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके सीने में उठ रही एक हल्की सी बेचैनी उसे असहज कर रही थी। जब ईशानी सुबह उठी, तो उसके पास बिस्तर पर कोई नहीं था। तकिए के नीचे एक पर्ची रखी हुई थी जिस पर लिखा था कि विक्रम दोनों बच्चों को लेकर शहर गया है और उसके लिए चूल्हे पर नाश्ता छोड़ आया है। ईशानी ने बर्तन का ढक्कन हटाया तो देखा कि वहां 2 शकरकंद और मटके की दलिया का एक कटोरा रखा था, जो अभी भी भाप छोड़ रहा था, जिसका मतलब था कि वे लोग बस अभी अभी निकले होंगे। ईशानी ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया, अपना झोला उठाया और शहर की तरफ दौड़ पड़ी। अध्याय 6, शहर में प्रवेश। बड़ागांव कस्बे से बहुत दूर नहीं था, पर बहुत पास भी नहीं था। चौराहे पर एक बैलगाड़ी चलती थी जो दिन में 2 बार फेरे लगाती थी और उसका किराया सिर्फ 5 पैसे था। मूल ईशानी के गांव वालों से संबंध इतने खराब थे कि वो आमतौर पर कस्बे तक जाने के लिए पूरा 1 घंटा पैदल ही चलती थी। जब ईशानी चौराहे पर पहुंची, तो बैलगाड़ी पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। चूंकि ईशानी ने हाल ही में सबके साथ मांस बांटा था, इसलिए इस बार गांव की एक महिला ने आगे बढ़कर खुद ही उसका स्वागत किया। शालू बिटिया, तुम भी कस्बे जा रही हो, जल्दी से गाड़ी पर चढ़ जाओ, अभी थोड़ी जगह और है। अरे रामू की माँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी पीठ कितनी चौड़ी है? अगर उसे बिठाना है तो तुम खुद उतर जाओ। श्रीमती वालिया के इतना कहते ही चाची चंपा ने उनकी बात काट दी। चंपा को खुद पर इस तरह झल्लाते देख ईशानी मुस्कुराई और वालिया से बोली, कोई बात नहीं भाभी जी, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तुम भी बड़ी भड़कू हो। शालू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हर बार उसे देखकर बरस पड़ती हो? अगर इतनी ही हिम्मत है तो वह मांस खाना छोड़ दो जो शालू ने बांटा था। जैसे ही ईशानी वहां से आगे बढ़ी, गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति ने चंपा की इस बात पर असंतोष जताया। चंपा का चेहरा गुस्से से उतर गया। क्या तुम लोग उस थोड़े से मांस के टुकड़े के पीछे बिक गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने पहले क्या क्या गुल खिलाए हैं? मुझे तो उसका दिया हुआ मांस खाते हुए भी शर्म आती है। अरे भाई, बात सिर्फ इतनी है कि शालू की किस्मत अच्छी है, विक्रम हर हाल में उसके साथ निभा रहा है, जबकि तुम्हारी फूलाबाई को तो उनके बाबूजी ने तलाक दे ही दिया था। वे सब एक ही गांव के थे और सब जानते थे कि चंपा के मन में क्या चल रहा था। कहा जाता है कि फूलाबाई की शादी एक पढ़े लिखे अधिकारी से इसलिए हुई थी क्योंकि ईशानी ने विक्रम के साथ मिलकर कोई चाल चली थी। चंपा उस बात से जलती थी और उसने भी अपनी बेटी की शादी एक बाहरी पढ़े लिखे लड़के से कर दी थी। लेकिन हर बाहर से आया लड़का विक्रम जैसा नहीं होता। जब सरकार ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फिर से शुरू किया, तो चंपा के दामाद ने परिवार की पहुंच का इस्तेमाल करके अपना ट्रांसफर करवा लिया और परीक्षा के तुरंत बाद फूलाबाई को तलाक का नोटिस थमा दिया। बीच भंवर में इस तरह साथ छोड़ने की वजह से वो परिवार गांव भर में हंसी का पात्र बन गया था। फूलाबाई उसे सहन न कर पाने की वजह से रोज घर में रोती रहती थी और चंपा इसी बात की खुन्नस ईशानी से मानती थी। कस्बे तक पहुंचने में ईशानी को लगभग 1 घंटा लग गया। यहाँ पास में ही एक लकड़ी का बड़ा डिपो था, इसलिए यहाँ की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी और डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान की अच्छी खासी वैरायटी मिल जाती थी। लेकिन उस समय किसी भी चीज को खरीदने के लिए राशन कार्ड या कूपन की जरूरत पड़ती थी और विक्रम ने जो कूपन दिए थे वे सब मूल ईशानी पहले ही उड़ा चुकी थी। अब तो हालत ये थी कि वो एक सुई या धागा भी नहीं खरीद सकती थी। ईशानी मुड़ी और सीधे उस कारखाने के पीछे वाली गली की तरफ चल दी। अरे दीदी, मेरे पास अभी बीफ जर्की यानी सूखे हुए मांस का एक बढ़िया स्टॉक आया है, क्या आपको चाहिए? मूल ईशानी इस रास्ते की जानी पहचानी ग्राहक थी। जहां बाकी लोग अपने कूपन अनाज या कपड़ों के लिए बचाकर रखते थे, वहीं वो उन्हें महंगे और चटपटे स्नैक्स पर लुटा देती थी जो पेट भी नहीं भरते थे। यही वजह थी कि कई छोटे व्यापारी उस पर नजर रखते थे। गली में कदम रखते ही एक सांवले युवक ने उसे रोक लिया। ईशानी ने सामने खड़े उस नौजवान को देखा और हल्के से सिर हिलाया, बदलना है। लड़के की आंखें चमक उठी और वो उसे खींचकर एक कोने में ले गया। उसके पास सूखे मांस का ये पैकेट पिछले आधे महीने से पड़ा था और आखिरकार कोई खरीदार मिल ही गया था। 1 पाउंड सूखा मांस, 2 पाउंड मांस कूपन या 3 पाउंड अनाज कूपन के बदले मिल जाएगा। इसके अलावा कपड़े या दूसरी चीजें भी चल सकती हैं। मैं इसे किसी और सामान के बदले बदलना चाहती हूँ। ईशानी ने अपना झोला उतारा और उसे खोलकर दिखाया। झोले के अंदर लिपस्टिक, लाली, पर्ल इयररिंग्स, नेकलेस और खुशबूदार साबुन रखे थे, जिन्हें उसने रास्ते में ही अपनी जरूरत के हिसाब से छांट लिया था। उन पर कोई खास टैग नहीं था, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता। इसके अलावा स्पेस के भीतर समय रुका रहता है और वे चीजें वैसे ही ताजा थी जैसी पहले दिन रखी गई थी। झोला खुलते ही साबुन की हल्की सी भीनी भीनी खुशबू फैल गई। ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? उस युवक की सांसें अटक गईं। वो काफी समय से इस काले कारोबार में था, लेकिन उसने पहली बार इतने बेहतरीन उत्पाद देखे थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये चीजें कितनी जल्दी बिकेंगी। मेरा एक परिचित दक्षिण भारत में काम करता है, उसने ये सब भेजा है।
क्या तुम्हें ये चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो मैं किसी और से बात करूं। यहाँ के कई लोग दूर दराज के इलाकों से आए थे, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में उनके रिश्तेदार होना आम बात थी। इसके ऊपर ईशानी की शालीन सूरत देखकर उस लड़के ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। हाँ हाँ, मुझे ये सारा सामान चाहिए। लड़के को डर था कि कहीं वह अपना इरादा न बदल दे, इसलिए उसने एक ही सांस में सारा सामान समेट लिया। लिपस्टिक और लाली 2-2 रुपए की थी, मोतियों का हार 2.5 रुपए का, झुमके 50 पैसे के और साबुन 1.5 रुपए का, कुल मिलाकर 150 रुपए बनते थे। सूखे मांस के 5 रुपए काटकर उसके पास 145 रुपए बच गए। क्या तुम जानते हो कि इस इलाके में सबसे अच्छा सामान कहाँ मिलता है? मुझे कुछ राशन, मांस, सब्जियां और बच्चों के लिए दूध पाउडर तथा माल्टेड ड्रिंक खरीदनी है। ईशानी को पैसे मिल गए और अभी वो उन्हें ठीक से हाथ में भी नहीं पाई थी कि उसने उन्हें खर्च करने की योजना बना ली। वो लड़का उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपना लहजा बदलते हुए कहा, दीदी अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो यहीं रुकिए, मैं आपके लिए सारा सामान ले आता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। ईशानी ने मना नहीं किया और 100 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दिया। लड़का बहुत फुर्तीला था और उसने पलक झपकते ही सारा सामान खरीद कर ला दिया। उसने 2 किलो मैदा, 10 किलो मक्के का आटा, 2-2 किलो चावल और दलिया, 2 किलो सुअर का मांस, 1 पैकेट पनीर, 5 मूली, 2 बंद गोभी, दूध पाउडर और माल्टेड ड्रिंक के 2-2 डिब्बे, व्हाइट रैबिट टॉफियों का 1 पैकेट और थोड़ा सा तेल, नमक, सिरका और चीनी खरीद ली थी। कुल मिलाकर उसके पास बचा हुआ सारा पैसा खर्च हो चुका था। दीदी, क्या आपका वो दोस्त आगे भी ऐसी चीजें भेज सकता है? ईशानी को इस तरह खुलकर पैसे खर्च करते देख उसे समझ आ गया कि वो दिल की साफ और खुलकर खर्च करने वाली महिला है, इसलिए उसने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो उम्र में छोटा था और दूसरे व्यापारियों से मुकाबला नहीं कर पाता था। उसके पास जो माल आता था वह अक्सर बिक नहीं पाता था। आज उसने ईशानी को सिर्फ इसलिए पकड़ा था कि कोई ग्राहक फंस जाए, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई खजाना मिल जाएगा। हाँ, ईशानी उसकी नीयत समझ गई थी। मैं 3 दिन बाद ये सामान पहुंचाने फिर आऊंगी। अरे वाह, तब तो मैं आपका इंतजार करूंगा, दीदी। वो लड़का खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इन पैसों से वह नए साल पर अपनी दादी का इलाज करवा सकेगा। लड़के ने ईशानी का सामान घर तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन ईशानी ने मना कर दिया। जैसे ही वह एक सूनी जगह पर पहुंची, उसने राशन और आटे का सारा सामान अपने जादुई स्पेस के अंदर पहुंचा दिया। जब वो सामान ले रही थी तब उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने देखा कि खेत में जो आलू और शकरकंद उसने उगाए थे, वे पककर तैयार हो चुके थे। कल से लेकर आज तक सिर्फ एक ही दिन बीता था। ऐसा लगता था कि स्पेस की मिट्टी में चीजों को तेजी से पकाने की अद्भुत शक्ति है। बस उसे यह नहीं पता था कि क्या यहाँ उगी फसलें भी उस जादुई ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं जिसकी चर्चा अफवाहों में होती थी। ये सोचते ही ईशानी को जल्दी से घर लौटने की बेचैनी होने लगी। पापा, वो देखिए, मम्मी। डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रवेश द्वार पर कुहू ने एक नजर में ही ईशानी को वहां से गुजरते हुए देख लिया। जब छोटी बच्ची ने देखा कि उसकी मां ने उसे नहीं देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। वह चिल्लाकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ईशानी इतनी तेज चल रही थी कि चौराहे पर पहुंचते ही ओझल हो गई। विक्रम ने उस जगह की तरफ देखा जहां से वह निकली थी। वह अच्छी तरह जानता था कि वो उस इलाके का जाना माना अनधिकृत बाजार था। क्या उसने फिर से उन फालतू स्नैक्स पर पैसे उड़ा दिए? विक्रम का चेहरा तमतमा उठा। उसे इस बात से ऐतराज नहीं था कि वो खाने पीने पर पैसे खर्च करे, लेकिन कम से कम उसे बच्चों के कपड़ों की तो सुध लेनी चाहिए थी। जैसे जैसे सर्दियां पास आ रही थी, रुई वाले कोट और गर्म जूते जरूरी सामान बन चुके थे और स्टोर में बच्चों के नाप के कपड़े उपलब्ध नहीं थे। विक्रम अपने किसी परिचित को फोन करके बीजिंग से बच्चों के लिए 2 जोड़े कपड़े भिजवाने की सोच ही रहा था कि तभी उसने ईशानी को उस बाजार से बाहर आते देख लिया और उसका सारा गुस्सा उसी पर फूट पड़ा। डैडी, मुझे मम्मी के पास जाना है। कुहू ने उसके पैरों से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। मयंक ने भांप लिया कि उसके पिता का मूड खराब हो रहा है और उसने तुरंत अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। पापा, मुझे अब नया कोट नहीं चाहिए। अतीत में जब भी विक्रम ईशानी पर गुस्सा होता था तो मयंक बहुत खुश होता था, लेकिन आज वह थोड़ा घबराया हुआ था कि कहीं उसके पिता उस औरत को फिर से न डांट दें। विक्रम ने नीचे झुककर अपने बेटे के सहमे हुए चेहरे को देखा और लंबी सांस छोड़ी। परेशान मत हो, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। वे दोनों तो बस मासूम बच्चे थे, वह उस औरत पर पूरी तरह भरोसा करके उन्हें उसके हवाले नहीं छोड़ सकता था। अध्याय 7, जादुई ऊर्जा का प्रकटीकरण। ईशानी दौड़कर वापस पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपना झोला नीचे रखा और बिना एक पल गवाए अपने जादुई स्पेस के अंदर चली गई। उसने 5 आलू और 5 शकरकंद बोए थे और उनके पौधे अब हल्के पीले पड़ने लगे थे। उसने स्पेस में एक कुदाली ढूंढी और 10 पौधों को बाहर खोद निकाला। हर पौधे के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा फल लटके हुए थे। ईशानी ने जो किस्में बोई थी वे बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन स्पेस की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां उगे आलू और शकरकंद सामान्य से काफी बड़े हो चुके थे और उन सभी की गुणवत्ता बेहतरीन थी तथा उनमें से एक हल्की सी भीनी खुशबू आ रही थी। ईशानी ने 2-2 चीजें उठाई और स्पेस से बाहर आ गई। पानी की उन जादुई बूंदों के असर के बारे में सोचते हुए उसने शकरकंद को धोया और उसका एक टुकड़ा खा लिया। शकरकंद का अंदर का हिस्सा पीला था और वो बहुत मीठा तथा कुरकुरा था। उसने अपने जीवन में इससे स्वादिष्ट शकरकंद कभी नहीं खाया था और उसे समझ नहीं आया कि यह उन बूंदों का असर था या नहीं, लेकिन उसे इसे खाने के बाद पूरे शरीर में एक सुखद गर्मी महसूस हुई। हालांकि मूल ईशानी को कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन उसे कई छोटी-मोटी परेशानियां थीं। पोषण की कमी के कारण उसका चेहरा पीला रहता था, बाल सूखे थे और हाथ थोड़े खुरदरे हो गए थे। इसके अलावा उसके दोनों बच्चे घर पर ही पैदा हुए थे और प्रसव के बाद के दिनों में उसने अपना ठीक से ख्याल नहीं रखा था, जिसकी वजह से हर महीने उसे पीरियड्स के दौरान बहुत तेज दर्द होता था। अब एक शकरकंद खाने के बाद ईशानी को सबसे बड़ा एहसास ये हुआ कि उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत राहत महसूस हो रही थी और उसके हाथों की त्वचा भी काफी सुधर गई थी। ऐसा लगता था कि वह अफवाह बिल्कुल सच थी। जादुई बूंदों से उपजाऊ बनाई गई मिट्टी में उगे पौधे वाकई चमत्कारी पौधे बन गए थे। हाथ में शकरकंद पकड़े हुए ईशानी बहुत उत्साहित थी। इस जमीन और स्पेस के संसाधनों के साथ जब तक वह कोई मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करती, उसे अपने भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ईशानी दोबारा स्पेस में गई और बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाने के इरादे से थोड़े और फल बाहर निकाल लाई। आलू को चाहे जैसे भी पकाओ, वे स्वादिष्ट ही लगते हैं। उसने भुने हुए आलू बनाने की योजना बनाई, जिन पर लाल मिर्च पाउडर छिड़कने से वे बहुत खुशबूदार लगेंगे। शकरकंद को भाप में पकाकर उसके पराठे या टिक्की जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं, जिसे कुहू जरूर पसंद करेगी। दोनों बच्चों के बारे में सोचते हुए ईशानी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। लेकिन इससे पहले कि वह रसोई में कदम रखती, विक्रम ठंडे और सख्त चेहरे के साथ बच्चों को अंदर ले आया। मैं आज दोपहर को इन्हें दिल्ली ले जा रहा हूँ और कुछ महीनों के लिए इन्हें अपनी चाची के पास छोड़ दूंगा। नए साल के बाद मैं इन्हें सीधे अपने साथ सेना में ले जाऊंगा। इतनी अचानक से क्यों? क्या तुमने ये तय नहीं किया था कि मैं उनका ध्यान रखूंगी? ईशानी उलझन में पड़ गई। सुबह जब वह घर से निकला था तो बिल्कुल ठीक था। उसने अचानक अपना इरादा क्यों बदल लिया?
मम्मी, मेरी प्यारी कहू, मैं मम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। छोटी बच्ची पूरे रास्ते अपने आंसू रोके हुए थी और ईशानी को देखते ही उसका बांध टूट गया। विक्रम ने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी के प्रति ऐसा सख्त रवैया अपनाया। मयंक, अपनी बहन को ले जाकर उसका सामान पैक करवाओ। मयंक ने अपने होंठ भींच लिए। कल की अपनी जल्दबाजी के मुकाबले आज वह वास्तव में थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन जब उसे उस औरत के पुराने कारनामे याद आए तो उसने अपनी बहन को खींचकर वहां से ले जाने की कोशिश की। कहू, अपने भैया के साथ जाओ। मम्मी, कृपया पापा से विनती कीजिए। कहू दिल्ली नहीं जाना चाहती मम्मी। कहू के आंसू दिल को चीर देने वाले थे। ईशानी ने अपने हाथ कसकर भींच लिए और विक्रम से पूछा, क्या इनका जाना जरूरी है? क्या इन आधे दिनों में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में वह नहीं जानती थी? विक्रम की गहरी आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं। ईशानी का वह परेशान चेहरा झूठा नहीं लग रहा था और यही बात उसे और अधिक डरावनी लग रही थी। उसे डर था कि उसके जाने के बाद ईशानी फिर से बच्चों पर जुल्म करने लगेगी और उसका यह मौजूदा दर्द सिर्फ एक दिखावा था। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। ईशानी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं समझ गई। उस महिला की सुंदर आंखें नम थीं और उसके होठों पर आई उस कड़वी मुस्कान ने विक्रम के सीने में एक भारीपन सा भर दिया। मैं तुम्हें हर महीने का खर्च भेजता रहूंगा। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे पत्र लिख सकती हो। आखिरकार वह 2 बच्चों की मां थी और विक्रम कोई भी अतिवादी कदम नहीं उठाना चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ईशानी की पलकें हल्की सी कांपी। वो खर्च सीधे दोनों बच्चों के लिए भेजना, मेरे लिए नहीं। वो कोई मूर्ख नहीं थी और वह समझ सकती थी कि विक्रम दोनों बच्चों को उससे दूर ले जाना चाहता था। जब भी तुम्हारे लिए तलाक लेना सुविधाजनक हो, बस तलाक का कागजात वापस भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। ईशानी, वो इतनी शांत थी कि विक्रम को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ईशानी ने अपना सिर उठाया, अपनी आंखों की नमी को झपकाया और मुस्कुराते हुए उससे बोली, हम कब निकल रहे हैं? मैं रास्ते के लिए दोनों बच्चों को कुछ खाने को बना देती हूँ। अगर तुम्हें बहुत जल्दी नहीं है तो बस थोड़ी देर रुक जाओ। विक्रम अपना सामान समेटकर तुरंत निकलना चाहता था, लेकिन जब उसने ईशानी के चेहरे पर उस विवश मुस्कान को देखा तो वह रुक गया और सिर हिलाकर बोला, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। रसोई में जाकर ईशानी ने अपनी आंखें रगड़ी। उसने दोनों बच्चों के साथ सिर्फ 2 ही दिन बिताए थे, फिर भी वो उनसे जुदा नहीं होना चाहती थी। खासकर पिछले जन्म के वे सपने, बच्चों के अपनी मां के लिए रोने की वो आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी और ईशानी का दिल और भी ज्यादा टूट रहा था। इस समय उसे सिर्फ एक ही बात दिलासा दे रही थी कि विक्रम दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और अगर वो साथ न भी हो तो भी दोनों बच्चे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ईशानी ने अपनी नाक से कुड़ी और सिर झुकाकर खाना बनाने लगी। इस आखिरी बार के खाने में वो उनके लिए और भी स्वादिष्ट चीजें बनाना चाहती थी। उसके दोनों बच्चों की सेहत अच्छी नहीं थी। वो चमत्कारी पौधों का इस्तेमाल करके धीरे-धीरे उनकी सेहत सुधार सकती थी, लेकिन अब चूंकि उन्हें अचानक जाना पड़ रहा था, इसलिए वह जितना हो सके उतना अच्छा खाना बनाना चाहती थी। भुने हुए आलू के अलावा उसने आलू के पराठे, फ्रेंच फ्राइज और क्रिस्पी आलू बनाए, जबकि शकरकंद से भुने हुए शकरकंद, शकरकंद के मीठे पराठे और कुरकुरे शकरकंद के गोले तैयार किए। उस खाने की खुशबू बैठक कक्ष तक फैल गई और कहू और ज्यादा तरसते हुए रोने लगी। उसके आंसू और मुंह से लार एक साथ बहने लगे। उसने विक्रम के पैरों को कसकर गले लगा लिया और सुबकते हुए बोली, पापा, आप भैया को ले जाइए, कहू यही मम्मी के पास रहेगी। उसे ठंड से डर नहीं लगता और उसे रुई वाले कोट की भी जरूरत नहीं है। और उसकी मम्मी कितनी बेचारी हैं। अगर वो और उसका भैया चले गए तो घर में अकेली उसकी मम्मी ही तो रह जाएगी। मयंक का चेहरा सख्त था और वह अपनी बहन को ऐसे देख रहा था मानो वो कोई छोटी गद्दार हो। असल में वह भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी बहन की तरह वह सीधे तौर पर यह बात कहने में झिझक रहा था। ईशानी ने जल्दी जल्दी सारा खाना तैयार किया। उसने स्पेस में मौजूद ज्यादातर शकरकंद और आलू पकाए और उन्हें एक बड़े बांस के डिब्बे में अच्छी तरह भर दिया। उस डिब्बे पर ढक्कन था जिससे उसे ले जाना बहुत आसान था। ठंड से बचाने के लिए उसने उसे एक कपड़े के बंडल में भी लपेट दिया। आलू के पराठे जल्दी खा लेना, लेकिन बाकी चीजें कुछ समय तक सुरक्षित रहेंगी। लाल मिर्च पाउडर में डूबे हुए भुने आलू बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैंने बटर पेपर में एक छोटी थैली लपेटकर रख दी है, तुम इसे अपने साथ रख लेना। ठीक है। विक्रम ने उसे थामा और उसकी उंगलियां उस महिला के हाथ के पिछले हिस्से से छू गईं। उस कोमल स्पर्श से उसकी उंगलियां हल्की सी सिकुड़ गईं। विक्रम इस समय बहुत असहज महसूस कर रहा था। अगर ईशानी हमेशा की तरह उससे झगड़ा करती तो उसे ज्यादा सुकून मिलता, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कोई ऐसा क्षमा न करने योग्य पापी इंसान हो जो एक मां और बेटी को अलग कर रहा है। हाँ, और इन दोनों बच्चों के कपड़े भी हैं। दिल्ली बड़ा गांव की तरह नहीं है जहां हर घर में हीटिंग का इंतजाम हो, इसलिए इन्हें ज्यादा मोटे और गर्म कोट की जरूरत होगी। मैं आज शहर गई थी और इनके लिए 2 जोड़े कपड़े खरीद लाई हूँ। इन्हें भी बदल दो। ईशानी ने अपने झोले से 2 गर्म जैकेट और सूती पैंट निकाली। उसके स्पेस में बच्चों के कपड़ों के 3 डिब्बे सुरक्षित रखे थे और आगे चलकर वह दोनों बच्चों को इस तरह के कपड़े नहीं दे पाती। ईशानी जितना इसके बारे में सोचती गई, उसका दिल उतना ही भर आया। वहाँ 2 गर्म जैकेट थी, एक गुलाबी और एक नीले रंग की। वे बहुत हल्की और मुलायम थी और उनका कपड़ा तथा डिजाइन डिपार्टमेंटल स्टोर में बिकने वाले कपड़ों से कहीं ज्यादा बेहतर था। विक्रम की आंखें अचानक फैल गईं और उसे अचानक कुछ याद आया, तुमने ये कपड़े कहाँ से खरीदे? ईशानी ने कहा, काले बाजार से। मैं जानती हूँ कि काले बाजार जाना गलत है, लेकिन मेरे पास कूपन नहीं थे, इसलिए मुझे वहीं से खरीदने पड़े। तो तुम अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े खरीदने काले बाजार गई थी? ईशानी की आंखों में देखते हुए विक्रम की आवाज भारी हो गई थी। हाँ, ईशानी को सिर हिलाते देख विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो गया। ईशानी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अध्याय 8, माफी। तो तुम्हें लगा कि मैं काले बाजार स्नैक्स खरीदने गई थी? विक्रम के इतना कहने के बाद ईशानी को आखिरकार समझ आया कि वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने पर क्यों अड़ा हुआ था। मुझे माफ कर दो। उस समय विक्रम किसी गलती किए हुए बच्चे की तरह लग रहा था। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने अतीत में इतनी गलतियां की हैं, इसलिए तुम्हारा मुझ पर भरोसा न करना बिल्कुल स्वाभाविक है। उस महिला ने माफ करने की बात तो कही, लेकिन उसका ठंडा लहजा ऐसा था मानो वह ताने मार रही हो। विक्रम की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त था और मैंने चीजों की ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। ईशानी ने तंज कसते हुए मुंह बनाया। वो गुस्से से खौल रही थी। उस आदमी ने बिना कुछ कहे सुने बच्चों को ले जाने की तैयारी कर ली थी, जिससे उसे लगा कि जाने क्या हो गया है और उसने छिप-छिप कर बहुत आंसू बहाए थे। अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, तो क्या वह सिर्फ इसलिए उसे माफ कर दे क्योंकि वह सॉरी बोल रहा है? भला क्यों? माना कि उसने मूल ईशानी के शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसे मूल ईशानी के किए हुए पापों की सजा भुगतनी ही थी। लेकिन कल ही उसने अपना रुख साफ कर दिया था कि वह बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी और तलाक के लिए भी तैयार है।
फिर वह किस बात से असंतुष्ट था? ईशानी जितना इस बारे में सोचती गई, उसे उतना ही गुस्सा आता गया। जब उसे उस पर भरोसा ही नहीं था, तो बात ही खत्म। उसने बांस का वह डिब्बा उठाकर सीधे उस आदमी के सीने पर पटक दिया और ठंडे स्वर में बोली, देर हो रही है, मैं तुम्हारी ट्रेन नहीं छुड़ाना चाहती। ईशानी, विक्रम को आखिरकार समझ आ गया कि अपनी ही कुल्हाड़ी पर पैर मारने का क्या मतलब होता है। ईशानी का ये शांत रवैया उसके गुस्सा होने से कहीं ज्यादा डरावना था। मम्मी, क्या मुझे और भैया को अब कहीं नहीं जाना है? वो फूस की झोपड़ी बहुत छोटी थी और उसमें आवाज रोकने का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए दोनों बच्चे बाहर चल रही सारी बातचीत साफ-साफ सुन रहे थे। वे दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। वे तुरंत भाप गए थे कि उनके पिता ने उनकी मां को गलत समझ लिया था। छोटी बच्ची दौड़कर अपनी मां की बाहों में लिपट गई। रो-रोकर उसकी आंखें अखरोट की तरह सूज गई थी और उसका सहमा हुआ चेहरा बहुत दयनीय लग रहा था। ईशानी चाहे विक्रम के सामने जितनी भी सख्त और ठंडी बन जाए, लेकिन वह अपने दोनों बच्चों के सामने पिघल जाती थी। तुम्हारे पापा ने तो टिकट खरीद लिए थे, यानी बच्चों को छोड़ने का फैसला उसने खुद नहीं किया था। पापा, कुहू ने मुंह बनाते हुए विक्रम की तरफ देखा और बगल में खड़े मयंक की नजरों में भी नाराजगी साफ झलक रही थी। मयंक की नजरों में उसके पिता किसी सर्वशक्तिमान भगवान से कम नहीं थे, लेकिन भगवान से भी तो गलतियां हो सकती हैं। इस बार उसके पिता ने उसकी मां पर बेबुनियाद शक किया था। दोनों बच्चों की ऐसी नजरों से घिरे विक्रम ने चुपचाप अपने हाथ से वह बांस का डिब्बा नीचे रख दिया। टिकट वापस हो जाएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। ये कुहू को मम्मी के साथ रहना है। कुहू खुशी से खिलखिला उठी और अपने भाई को खींचकर मां से लिपट गई। मम्मी, कुहू हमेशा आपकी छोटी सी गुड़िया रहेगी और भैया भैया भी आपके प्यारे बाबू सेज हैं। हाँ, तुम सब मेरी जान हो। ईशानी ने झुककर दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। मयंक पहली बार अपनी मां के इतने करीब आया था, जिससे उसका नन्हा शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने अपने होंठ भींच लिए, नाक के पास साबुन की हल्की सी खुशबू महसूस की और उसकी आंखें भर आईं। क्या ऐसा होता है मां का एहसास? मयंक ने अनजाने में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह उसे और देर तक थामे रहना चाहता था, तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। कुहू और छोटू, क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ, खाना खाते हैं। जैसे ही उसकी मां ने उसे अलग किया, मयंक को भीतर से सूनापन महसूस हुआ, लेकिन जब उसकी मां ने उसका नन्हा हाथ अपने हाथ में लिया, तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। डाइनिंग टेबल पर उस छोटे लड़के ने पहली बार अपनी त्योरियां नहीं चढ़ाई थी, बल्कि उसने कुहू की तरह ही प्यार से ईशानी की थाली में खाना परोसा। मम्मी, आप भी खाओ। खाना परोसने के बाद उसने अपना सिर झुका लिया और उसके कान शर्म से लाल हो गए। शुक्रिया मेरे बच्चे। उस छोटे से लड़के ने आखिरकार उसे मां कहना स्वीकार कर लिया था। ईशानी गदगद हो गई और उसने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। मयंक ने आखिरकार अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी। मां ने भी उसे अपना बच्चा कहा, वह कितना खुश था। मम्मी, ये फ्रेंच फ्राइज कितने स्वादिष्ट हैं। कुहू को ये बहुत पसंद आए। छोटी बच्ची का मुंह पूरा भरा हुआ था और वो दोनों हाथों से अंगूठा दिखाकर तारीफ कर रही थी। मयंक भी पीछे नहीं रहा। जब उसने एक बार मम्मी कह दिया था, तो बाकी चीजें आसान हो गईं। मम्मी, शकरकंद के गोले भी बहुत टेस्टी हैं। भुने हुए आलू तो कमाल के हैं। आलू के पराठे भी बहुत बढ़िया हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वह छोटी सी झोपड़ी किलकारियों से गूंज उठी थी। विक्रम एक तरफ बैठकर इस चहल पहल को देख रहा था। किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि वो छोटा लड़का जो कभी उसके सबसे करीब हुआ करता था, वह भी अब उसी का विरोधी बन गया था। उसे थोड़ी जलन हुई और उसने चोरी छिपे ईशानी की तरफ देखा, लेकिन ईशानी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हो, भूख तो अपने किए का। गलत इल्जाम लगाने की सजा यही है कि अब हाथ का बना स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं होगा। ईशानी बहुत पक्की और बदला लेने वाली स्वभाव की थी और आज विक्रम ने उसे वाकई डरा दिया था। विक्रम खुद को बहुत असहज महसूस कर रहा था और उससे वहां बैठा नहीं जा रहा था। आखिरकार उसके प्यारे बच्चे को उस पर दया आ गई और उसने आलू के पराठे का एक टुकड़ा उसके कटोरे में रख दिया। पापा, ये पराठा खाओ, ये बहुत टेस्टी है। कुहू ने आज तक इससे अच्छा पराठा कभी नहीं खाया। हाँ, शुक्रिया कुहू। कोई बात नहीं पापा, लेकिन आगे से आपने दोबारा मम्मी को गुस्सा दिलाया, तो कुहू आपसे बात नहीं करेगी। विक्रम के गले का वह टुकड़ा अटकते अटकते बचा। उसकी जिंदगी में ये पहला मौका था जब उसे किसी बच्चे ने इस तरह डांटा था। पर गलती भी तो उसी की पहले थी। अच्छा बाबा, अब पापा तुम्हारी हर बात मानेंगे। तो फिर मम्मी और पापा आपस में समझौता कर लो। छोटी बच्ची ने आगे बढ़कर दोनों के हाथ आपस में मिला दिए। उस महिला का कोमल हाथ उस आदमी की खुरदरी हथेली पर आ टिका और जलने के एहसास से ईशानी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। विक्रम ने अनजाने में उसे कसकर थामना चाहा, पर फिर अचानक छोड़ दिया। महज एक पल के स्पर्श और अलगाव से दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे थे। खाओ, खाना खाओ। ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। विक्रम की गहरी आंखें कांप उठी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसके मुंह का वह निवाला अचानक और भी मीठा लगने लगा। शुरुआत में ईशानी डर रही थी कि कहीं वह कोई अजीब बात न भांप ले, लेकिन ये तो उसके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ था। दिल्ली शहर। जब हेमंत को ये पता चला कि विक्रम दोनों बच्चों को वापस दिल्ली लेकर आ रहा है, तो गुस्से में उसने चाय का पूरा सेट पटक कर तोड़ दिया। उसकी पत्नी सुनीता घबरा गई। क्या हुआ? उसके पति का स्वभाव हमेशा से शांत रहा है और सुनीता ने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था। विक्रम बच्चों को लेकर वापस दिल्ली आ रहा है। क्या वो 10 साल से अधिक समय से बाहर था, अचानक वापस क्यों आ रहा है? क्या उसे पता चल गया है कि पिताजी प्रमोट हो गए हैं, इसलिए वो परिवार की संपत्ति में हिस्सा बचाने आ रहा है? सुनीता का चेहरा भी गुस्से से बदरंग हो गया। अगर विक्रम न होता तो हेमंत परिवार की हर चीज का अकेला मालिक होता। इसके अलावा विक्रम ने गांव में शादी की थी और उसकी पत्नी तथा बच्चे अनपढ़ और गंवार किस्म के थे। सुनीता को ये सोचकर ही सिहरन हो रही थी कि उसे ऐसे लोगों के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। अगर वे वापस आएंगे तो मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, ताकि वो उन दोनों गंवारों की संगत से दूर रहे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि क्या करना है। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हेमंत ने अपनी पत्नी को प्यार से बहलाया, जिससे सुनीता को काफी राहत मिली। चलो, ये ठीक है। वैसे तुमने जो नीले और सफेद रंग का चीनी मिट्टी का फूलदान मंगवाया था, वह मुझे मिल गया है। क्या वह अभी भी वहीं सुरक्षित है? सुनीता के पिता सुंदरलाल दिल्ली के एक कबाड़खाने के प्रबंधक हैं। विभिन्न प्रांतों से आने वाला सारा कबाड़ और पुरानी चीजें उन्हीं के जरिए गुजरती थीं। पिछले 2 सालों में उसने हेमंत के लिए ऐसी कई कीमती चीजें चुपचाप निकाल ली थीं। लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि उन पुरानी चीजों में ऐसा क्या खास था, जिन्हें बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचा भी नहीं जा सकता था। हेमंत की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई और जब उसने भविष्य में उस चीनी मिट्टी के फूलदान की भारी कीमत के बारे में सोचा, तो उसकी सांसें तेज हो गई थीं।
अपने ससुर जी से कहना कि उसके सारे निशान मिटाकर उसे पूरी तरह साफ कर दें। हेमंत 5 साल पहले समय यात्रा करके इस दुनिया में आया था। अपने पिछले जन्म में उसे आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वह सीधे 1970 के दशक में पहुंच चुका था। हेमंत को लगा कि भगवान ने उसे उसके नुकसान की भरपाई की है। वो निचले स्तर से उठकर एक बड़े ओहदे तक पहुंचा था और वह सत्ता की ताकत को अच्छी तरह समझता था। अगर उसके पीछे कोई मजबूत सरपरस्त होता तो वह जेल में कभी नहीं मरता। इस जन्म में उसका परिवार बहुत प्रतिष्ठित और ताकतवर था और उसके रास्ते में इकलौता कांटा विक्रम था जो हर मामले में उससे बेहतर साबित होता था। शुरुआत में हेमंत ने घर से निकाले गए अपने उस बड़े भाई को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, जब तक कि 2 साल पहले उसने अपने पिता के एक सहकर्मी के नाम लिखा हुआ पत्र नहीं देखा था। बूढ़े ने अपने उस बेटे से उतनी नफरत नहीं की थी जितना वह दिखाता था। इसके विपरीत उसने चुपचाप इन सालों में उसकी बहुत मदद की थी। हेमंत बहुत पहले से ही हेमंत परिवार की हर संपत्ति को अपनी जागीर मान चुका था और अब विक्रम आकर उसका आधा हिस्सा छीनना चाहता था। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आज रात मेरे लौटने का इंतजार मत करना। हेमंत ने जल्दी से निर्देश दिए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसे एक बार फिर से किसी खास शख्स को फोन करना होगा। वह किसी भी कीमत पर विक्रम और उन दोनों बच्चों को वापस नहीं आने दे सकता। अध्याय 9, पुराना शर्मा परिवार। ये पुष्टि करने के बाद कि जादुई मिट्टी में उगे पौधे वाकई चमत्कारी और ऊर्जावान हैं, ईशानी ने कुछ और मिर्च के बीज मिट्टी में बिखेर दिए। मूल ईशानी आमतौर पर न तो सब्जियां उगाती थी और न ही खाना बनाती थी, इसलिए घर में सीमित बीज ही उपलब्ध थे। ये सूखी लाल मिर्चें परसों ही गांव वालों ने भिजवाई थी। एक ही रात के बाद मिर्च का पौधा हरी भरी मिर्चों से लद चुका था। ईशानी ने उनमें से कुछ मिर्चें तोड़ी और उन्हें अंडों के साथ भून लिया। आमतौर पर तीखी मिर्चें खाने के बाद पेट में जलन होती है, लेकिन जादुई मिट्टी में उपजी इन मिर्चों को खाने से पेट में एक सुखद गर्मी महसूस होती है। कड़ाके की ठंड के बीच इस तरह पसीना आना बेहद सुकूनदायक था। विक्रम ने 2 बड़े कटोरे भरकर चावल खाए और जब उसकी थाली खाली हुई तब उसे एहसास हुआ कि उसने आज फिर जरूरत से ज्यादा खा लिया है। वह कोई बहुत खाने पीने का शौकीन नहीं था, लेकिन ईशानी के हाथ का बना खाना इतना स्वादिष्ट था कि पिछले कुछ दिनों में उसकी भूख काफी बढ़ गई थी। और उसे नहीं पता कि यह मनोवैज्ञानिक असर था या सचमुच कुछ खास, लेकिन हर बार खाना खाने के बाद उसे अपने शरीर में एक हल्की फुर्ती और ऊर्जा महसूस होती थी, जो मिलिट्री बॉक्सिंग के 2 सेट का अभ्यास करने से भी ज्यादा आरामदायक थी। यह मिर्च, वो पूछना चाहता था कि ये मिर्चें कहां से मिली और क्या उसके पास कुछ अतिरिक्त बीज हैं, ताकि वो उन्हें अपने साथ सेना शिविर ले जा सके, लेकिन ईशानी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं मायके जा रही हूँ, तुम बच्चों को संभालो और मेज साफ कर दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ठीक है, विक्रम ने ईशानी को उत्सुकता से जाते हुए देखा, लेकिन आखिर वह पूछ नहीं पाया। उधर पुराने शर्मा परिवार में दोपहर के खाने का वक्त था। सोहन लाल और सावित्री के 3 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा रमेश परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और होनहार था। वह गांव के पहले हाई स्कूल के छात्रों में से एक था और उसने शहर की एक लड़की से शादी की थी। वे दोनों एक फूड फैक्ट्री में काम करते थे और सरकार द्वारा निर्धारित राशन पाते थे। वे आमतौर पर सिर्फ नए साल के त्योहार पर ही घर आते थे। दूसरा बेटा सुरेश बहुत सीधे स्वभाव का था और एक मेहनती मजदूर था। उसकी पत्नी लीलावती और उनकी 5 साल की बेटी सोनिया थी। तीसरे नंबर पर जुड़वा भाई बहन थे सुमित और ईशानी, लेकिन 24 साल की उम्र होने के बावजूद दोनों अभी तक अविवाहित थे। हाल के वर्षों में शर्मा परिवार की बदनामी की मुख्य वजह ईशानी का खराब बर्ताव था। इसके अलावा शर्मा परिवार अपनी बेटियों पर हद से ज्यादा लाड़ प्यार लुटाने के लिए मशहूर था। आम परिवार अपनी बेटियों की शादी ऐसे घर में करने से डरते थे, कहीं उनकी बहू को अपनी नंद और ससुराल वालों के ताने न सुनने पड़े। सुमित को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए एक बहन जितनी अजीज थी उतनी कोई पत्नी नहीं हो सकती थी। अगर कोई लड़की उनके घर में ब्याह कर नहीं आना चाहती थी तो वह भी कुंवारा रहने को तैयार था। माँ और पिताजी खाना खाइए। ईशानी हाथ में एक कटोरा लिए हुए चेहरे पर मुस्कान सजाए अंदर दाखिल हुई। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? क्या तुमने खाना खा लिया है? अगर नहीं तो थोड़ी देर बैठकर खाओ। अरे छोटू, अपनी बहन के लिए एक जोड़ी डंडियां चॉपस्टिक्स लेकर आ। चूंकि इन दिनों उनका दामाद घर पर ही था, इसलिए सावित्री शर्मा परिवार के घर नहीं गई थी। ईशानी को खाने के वक्त आया देख उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनकी बेटी मुफ्त में खाने के लिए आ टपकी है। क्यों नहीं, लीलावती ने मुंह से तो हाँ कह दिया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। आखिरकार वह उनकी अपनी बेटी थी। शर्मा परिवार इतना गरीब था कि उनके पास 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था, फिर भी वे ईशानी के नखरे उठाने को तैयार रहते थे। वह चाहे जितनी भी आज्ञाकारी बहू बन जाए, उसकी अहमियत अपनी नंद के मुंह से निकली एक बात के आगे कुछ नहीं थी। भाभी कष्ट मत कीजिए, मैंने घर पर ही खाना खा लिया है। मैं तो बस आप लोगों के लिए बिना तली हुई शकरकंद की कुछ गोलियां बोनस लेकर आई हूँ। ईशानी ने तुरंत उसे रोका और कटोरा मेज पर रख दिया। अब उसे घर पर कोई भारी काम नहीं करना पड़ता था और खाने में भी ज्यादा चिकनाई नहीं थी। शर्मा परिवार के प्रत्येक सदस्य को दोपहर के भोजन में मक्के की दलिया का एक कटोरा और अचार की एक प्लेट मिलती थी। शकरकंद की गोलियां अभी भी गर्म थी और उनसे एक मीठी सी खुशबू आ रही थी। बड़े तो खुद को रोक सकते थे, लेकिन छोटी सोनिया के मुंह में पानी आ गया था। सोनिया, जरा अपनी बुआ के हाथ का बना यह खाना चखकर बताओ कैसा है। ईशानी ने खुद आगे बढ़कर एक टुकड़ा उठाया और सोनिया की थाली में रख दिया, जिससे सोनिया और लीलावती दोनों हैरान रह गईं। क्या ये वही घमंडी और दबंग बुआ जेठानी थी? सावित्री उनके मन की बात समझ गई और त्योरियां चढ़ाकर बोली, अरे नासमझ लड़की, तेरी बुआ तुझे प्यार से खाने को दे रही है, चखकर देख क्यों नहीं लेती। सोनिया डर से कांप उठी और उसने झटपट शकरकंद की गोली अपने मुंह में डाल ली। अंदर से वह मुलायम, मीठी और खुशबूदार थी और बाहर से कुरकुरी तली हुई थी। एक ही बाइट में मुंह स्वाद से भर गया। उसकी आंखें चमक उठी। बुआ, ये बहुत टेस्टी है, अगर अच्छा लगा है तो और खाओ। सोनिया, ईशानी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। शर्मा परिवार के जीन अच्छे थे, सोनिया भी बहुत प्यारी थी, लेकिन वो बहुत दुबली पतली थी और उसके बाल सूखे और पीले थे। साफ पता चल रहा था कि वो कुपोषण का शिकार है। बुआ की बात सुनकर सोनिया ने कई बार लाल गटका और जोर से सिर हिलाया। सोनिया और नहीं खाएगी, इसे दादा दादी और बुआ के लिए रहने दीजिए। इसे पूरा खा ले, क्या तेरी दादी को तेरे हिस्से का भी खाना चाहिए? सावित्री ने प्यार से सोनिया की थाली में कुछ दाने और डाल दिए। वो वैसे कंजूस स्वभाव की थी, लेकिन क्या इसकी वजह ये नहीं थी कि घर में खाने की कमी थी? एक छोटी बच्ची कोई काम तो कर नहीं सकती थी, फिर वो इतना सारा अनाज क्यों खाए? सावित्री ने 4 गोलियां दी और ज्यादा देने में हिचकिचाई, लेकिन सोनिया के लिए इतना ही बहुत था। दादी का शुक्रिया, बुआ का शुक्रिया। हालांकि वह बहुत छोटी थी, पर समझदार थी। वह जानती थी कि ये शकरकंद की गोलियां ईशानी लेकर आई थी और उसकी दादी ने उसे बुआ के प्यार की खातिर खाने दिया था। सोनिया, अगर तुम्हें पसंद है तो अगली बार हमारे घर आना, बुआ तुम्हारे लिए और भी अच्छी चीजें बनाएंगी।
ईशानी को अपनी यह नन्ही भतीजी वाकई बहुत पसंद आई थी। वैसे भी सोनिया और मयंक कुहू की उम्र लगभग एक जैसी थी, इसलिए वे सब मिलकर खेल सकते थे। ठीक है, सोनिया ने अपना कटोरा पकड़े हुए एक प्यारी सी मुस्कान दी। लीलावती को लगा कि आज जरूर सूरज पश्चिम से निकला होगा, वरना ईशानी अपनी मर्जी से सोनिया को कभी अपने घर खेलने के लिए नहीं बुलाती। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी इस नंद का मिजाज बहुत अजीब था और वह बच्चों पर भी गुस्सा निकालती थी। जब भी वह सोनिया को देखती थी, उसकी नजरों में नफरत साफ झलकती थी। वो हमेशा उसे ताने देती थी और कोसती रहती थी कि उसने खानदान को कोई पोता नहीं दिया, जिसकी वजह से लीलावती अक्सर अकेले में रोया करती थी। अब अचानक उसका ऐसा बदला हुआ रूप देखकर लीलावती को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। तुम सारा खाना मयंक और कुहू को देती हो, इसे यहाँ क्यों खिला रही हो? क्या हमारा शर्मा परिवार इसे भूखा मार रहा है? सावित्री ने अपनी बेटी को घूरा, ये सोचते हुए कि वो कितनी नासमझ है, जबकि ईशानी मीठा सा मुस्कुराई। मेरे दूसरे भैया और भाभी मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं सोनिया का ख्याल रखूं? इसके अलावा मयंक और कुहू के पास खेलने वाला कोई नहीं है, अगर सोनिया उनके साथ रहेगी तो थोड़ा मेरा भी हाथ बटा देगी। ठीक है, तेरी माँ तुझे समझा समझा कर थक गई है। जब यहाँ से जाना तो साथ में थोड़ा मांस ले जाना, इसे सोनिया के खाने का खर्च समझ लेना। किसके खाने का खर्च? एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा होता है। लीलावती लगभग चिल्लाने ही वाली थी कि उसकी अपनी बेटी सोनिया को घर में खाने के लाले पड़े हैं और वह यहाँ मांस लुटा रही है। ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी सास अपनी बेटी पर जान छिड़कती थी और इसी बहाने उसे मायके से सामान भिजवा रही थी। आज ईशानी इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी? बात दरअसल ये थी कि उसे पता चल गया था कि उसके मायके में थोड़ा मांस आया है और वो उसी का हिस्सा लेने चली आई थी। पुराने शर्मा परिवार के ये लोग भी कितने भोले थे जो बिना सोचे समझे सब कुछ देने को तैयार बैठे थे। लीलावती का मन अंदर से छटपटा उठा। नहीं, वो इस तरह मांस नहीं जाने दे सकती। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, हमारे पास अभी भी मांस है, आप लोग इसे अपने पास रखिए। वैसे भी आप और पिताजी ने पूरे साल कड़ी मेहनत की है, आप लोगों को अच्छे खान पान की जरूरत है। मैं तो यहाँ बस इसलिए आई थी ताकि आप लोगों से कुछ बीज ले सकूं। मुझे इस वसंत में अपनी छोटी सी क्यारी में सब्जियां उगानी हैं। लीलावती का दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही उसने ईशानी के मुंह से बीजों की बात सुनी, वह झट से खड़ी हो गई। मुझे पता है बीज कहाँ रखे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक उसकी नंद मांस के पीछे नहीं पड़ी थी, तब तक उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर के सारे बीज कोई ले जाए। लीलावती एक बड़ा थैला उठा लाई, लेकिन ईशानी को सारे नहीं चाहिए थे। उसने हर किस्म के बीजों की थोड़ी थोड़ी मुट्ठी ही ली। ये देखकर कि उसकी बेटी सचमुच मांस नहीं ले जा रही है, सावित्री को याद आया कि घर में सूखी खजूरों का एक थैला रखा है और उसने वह सारा का सारा ईशानी के झोले में भर दिया। लीलावती का दिल ये देखकर बैठ गया, क्योंकि खजूर का ये थैला बाजार में कई रुपयों का बिक सकता था। लेकिन कम से कम मांस तो बच गया था। ईशानी पुराने शर्मा परिवार के घर से बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। आज उसे इतने सारे बीज मिल गए थे, इसलिए उसे बड़े पैमाने पर चमत्कारी पौधे उगाने होंगे। इसके अलावा सूखी खजूरें थी, जिनसे खून और ऊर्जा बढ़ाने वाले खजूर के केक बनाए जा सकते थे, जो महिलाओं की सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। वो लीलावती की नाराजगी को भाप चुकी थी, इसलिए जब खजूर के केक तैयार हो जाएंगे, तो उसे शर्मा परिवार के यहाँ भी कुछ हिस्से भिजवाने ही होंगे। ईशानी कुछ सोचते हुए रास्ते पर चल रही थी और उसका ध्यान आसपास की चीजों पर नहीं था। जैसे ही वो जोरदार परिवार के घर के पास से गुजर रही थी, अचानक कहीं से एक पत्थर आकर उसे लगा। अध्याय 10, खजूर का केक। शर्मा जी के घर की दीवार पर एक द्वेष और नफरत से भरी हुई डरावनी आंखें दिखाई दी। उस महिला के बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसके हाथ में एक पत्थर था। जब उसने देखा कि ईशानी ने पलटकर उसकी तरफ देखा है, तो उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट छा गई और फिर उसने अचानक वो पत्थर दोबारा ईशानी के चेहरे पर दे मारा। ईशानी ने फुर्ती से खुद को बचा लिया, लेकिन वो महिला लगातार पत्थर फेंकती रही। अब ईशानी को गुस्सा आ गया। वो उछलकर शर्मा जी के घर की दीवार पर चढ़ गई और ऊपर से ही उस महिला का कॉलर पकड़कर बोली, सोना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इन दिनों वह अपना गुस्सा दबाए बैठी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो कोई कमजोर या सीधी सादी इंसान थी। ईशानी का चेहरा सख्त और ठंडा था और उसके पूरे शरीर से एक अनकही सिहरन निकल रही थी। सोना डर के मारे पीछे खिसक गई, लेकिन जब उसे अपनी बदकिस्मत जिंदगी का ख्याल आया, तो उसने अपनी हिम्मत जुटाकर गाली देना शुरू कर दिया। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है। अगर तुम ना होती, तो ना तो मेरी शादी सूरज से होती और न ही मुझे। कुछ याद आते ही सोना की आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ गई। ईशानी गुस्से में हंस पड़ी। क्यों? क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती सूरज से शादी करने के लिए कहा था, या मैंने तुम्हारे हाथ में जबरदस्ती शादी का प्रमाण पत्र थमाया था? उसने अपनी जिंदगी में इतनी बेहुदमी और जिद करने वाला इंसान कभी नहीं देखा था। अगर सोना ने मूल ईशानी के विक्रम से ब्याह रचाने से जलकर अपनी मां सावित्री की बातों में आकर सूरज से शादी न की होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आखिरकार ये सब उसकी अपनी ईर्ष्या का ही नतीजा था। ये सब सोचते हुए ईशानी का मन उचट गया और अब वो उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। चलो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुमने अगली बार मुझ पर पत्थर फेंके, तो मैं सीधे पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। ईशानी ने अपने हाथ झाड़े और दीवार से नीचे कूद गई। उसके पीछे सोना की आंखें गुस्से से लाल थीं। क्या तुम्हें लगता है कि विक्रम जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा? तुम गलतफहमी में हो। इन आदमियों में से कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरी हालत तुम्हारे सामने एक मिसाल है। ईशानी, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब विक्रम तुम्हें तलाक देगा। यहाँ क्या बवासीर मचा रखा है? पिताजी, सोना का मिजाज फिर खराब हो गया है, इसे जल्दी से अंदर ले जाइए। शोरगुल सुनकर सावित्री बाहर निकल आई और सोहन लाल का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तलाक हो ही गया है, तो चुपचाप घर के अंदर बैठो। पूरे खानदान की नाक क्यों कटवा रही हो? सोना का चेहरा पीला पड़ गया और वह एक तरफ चुपचाप खड़ी हो गई। सावित्री को अपनी बेटी पर दया आ गई और उन्होंने सोहन लाल को खींचते हुए कहा, आवाज धीमी रखो। बेचारी सोना का बच्चा जो छिन गया है, इस वक्त वो बहुत दुखी है। वो बिल्कुल दुखी नहीं है। मैंने उसे समझाया था कि किसी बाहरी शहर के छोकरे से शादी मत कर, पर उसने एक न सुनी। अब देख लो क्या मिला उसे, कुछ भी नहीं। वो तो बस परीक्षा पास करके शहर निकल गया और यहाँ ये गर्भवती होकर दूसरे परिवार में ब्याही गई। कितनी शर्म की बात है। गांव वालों की अजीब नजरों को याद करके सोहन लाल का गुस्सा और भड़क उठा। चाची जी, क्या दीदी घर पर हैं? भैया सूरज ने मुझे आप लोगों के लिए कुछ सामान भिजवाया है। तभी शर्मा जी के घर का दरवाजा खुला। सावित्री ने देखा कि सामने विकास खड़ा है और उनके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक दौड़ गई। अरे विकास बाबू, जरा बताओ तो सही, सूरज ने क्या भेजा है? सूरज को गए हुए लगभग आधा महीना हो चुका था और यह पहला मौका था जब उसने वहां से कुछ भिजवाया था। क्या इसका मतलब ये था कि तलाक की उसकी बात सिर्फ एक दिखावा थी?
सोहन लाल और सोना की सांसें भी थप सी गईं। गुड़ और अंडे भिजवाए हैं। उन्होंने कहा है कि दीदी की सेहत सुधारने के लिए इन्हें खिलाया जाए। ओह, मैंने तो पहले ही कहा था कि सूरज इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। सावित्री ने झटपट सामान अपने हाथ में ले लिया और उनके चेहरे की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। आखिर इतने सालों का रिश्ता था, इतनी आसानी से थोड़ी टूट सकता था। विकास बाबू, सूरज ने दीदी के लिए कोई और पैगाम भी भेजा है क्या? हाँ हाँ, अंदर चलकर इत्मीनान से बात करते हैं। सावित्री ने दोनों को खींचकर अंदर किया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर सोहन लाल को चिलम सुलगाते देख सावित्री ने गर्व से कहा, देखते जाओ, सूरज जरूर सोना को लेने शहर आएगा और उसे अपनी रानी बनाकर रखेगा। हमारे परिवार ने उसकी इतनी मदद की है, वो सोना के इस एहसान को कैसे भूल सकता है? सूरज ने तुम्हें क्या संदेश दिया है? उस अंधेरे कमरे में सोना ने अपनी हथेलियां कसकर भींच रखी थी। विकास ने चारों तरफ नजर घुमाकर धीमी आवाज में कहा, दीदी, सूरज भैया ने कहा है कि अगर आप उनका एक काम पूरा करवा दें, तो वो आपको अपने साथ शहर ले चलेंगे। घर लौटने के बाद ईशानी ने चुपचाप वे सारे बीज अपनी जादुई दुनिया में बो दिए। विक्रम घर पर नहीं था, शायद वह एक बार फिर शहर किसी काम से गया होगा। घर में दोनों बच्चों को देखकर ईशानी ने उनके लिए कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स बनाने की सोची, जिन्हें वो बाजार में भी बेच सकती थी। साबुन और सौंदर्य प्रसाधन बेचना बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला काम था, इसलिए अपनी जादुई दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए ईशानी ने खाने पीने का बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। हालांकि ये धंधा चलेगा या नहीं, ये तो बाजार का रुख ही तय करेगा। ईशानी ने लाल खजूरों को धोकर उनके बीज निकाले और फिर कैंची से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। घर में न तो ओवन था और न ही दूध, इसलिए वह केक बिल्कुल किसी साधारण भाप में पके हुए मीठे पकवान जैसा ही बनने वाला था। लेकिन खजूर प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं, इसलिए इसके बावजूद वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगने वाला था। दोनों बच्चों ने अभी अभी खाना खाया था। ईशानी को डर था कि कहीं ज्यादा खाने से उनके पेट में दर्द न हो जाए, इसलिए उसने दोनों को सिर्फ एक छोटा छोटा टुकड़ा खाने को दिया। कुहू ने झटपट वो टुकड़े खत्म कर दिए और मांगने लगी, लेकिन ईशानी ने मना कर दिया, अगर और खाओगी तो पेट में दर्द होने लगेगा। मम्मा तुम्हें रात में खाने के लिए देंगी। ठीक है, छोटी बच्ची बहुत आज्ञाकारी थी। उसने पहले भी भूखमरी के कारण पेट दर्द का कष्ट झेला था और वह जानती थी कि वो दर्द कितना भयानक होता है। कुहू ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपने हाथ धोए और बाहर अपने भैया के साथ खेलने चली गई। उस दौर में परिवार नियोजन जैसे कड़े नियम नहीं थे और हर घर में कई बच्चे हुआ करते थे। हालांकि मूल ईशानी को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन उसके दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे। आखिर इतने सुंदर और मासूम बच्चे पूरे गांव में कहां देखने को मिलते थे। विक्रम रात को घर नहीं लौटा। ईशानी ने उसके लिए दरवाजा खुला छोड़ा था, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह कमरा खाली था। उसे नहीं पता था कि शहर में ऐसा क्या हुआ था जो वह अब तक नहीं लौटा था। ईशानी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। भले ही विक्रम कहानी का एक कड़क स्वभाव का इंसान था, लेकिन उसका ओहदा बड़ा था और वो हर काम में सक्षम था, इसलिए उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। नाश्ते में ईशानी ने गर्मागर्म शकरकंद के पराठे बनाए और बाजरे की दलिया का एक बर्तन तैयार किया। माँ और दोनों बच्चों के खाने के बाद उसने बच्चों को हिदायत दी कि वे घर के अंदर ही रहें और बाहर न भटके, और खुद एक पीठ पर झोला लादकर शहर की तरफ निकल पड़ी। कल रात ठंडी हवा चली थी और आज कड़ाके की ठंड और बढ़ गई थी। ईशानी ने अपनी फटी हुई रुई वाली जैकेट के अंदर थर्मल इनर पहन रखा था और गले में मफलर तथा सिर पर चमड़े की टोपी लगाने के बाद उसे थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन फिर भी यह आधुनिक जैकेटों जितनी गर्म नहीं थी। उसने सोचा था कि आज वह घर जाकर अपनी रजाई बदल लेगी और अपने लिए कम से कम 2 जोड़ी साफ सुथरे कपड़े ढूंढ लाएगी। शुक्र है कि सर्दियां थीं और मूल ईशानी तथा बच्चों के शरीर में जूं जैसी दिक्कतें नहीं थी, वरना उन कीड़ों से निपटने के लिए उसे अपने सारे बाल ही मुंडवाने पड़ जाते। काले बाजार के प्रवेश द्वार पर विकास पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ईशानी का सामान इतना लोकप्रिय हो चुका था कि न केवल उसकी गुणवत्ता बेहतरीन थी बल्कि उसकी पैकिंग भी बहुत करीने से की गई थी। उस दिन विकास ने एक ही सौदे में 10 रुपए कमा लिए थे, जो उसने पिछले पूरे महीने में नहीं कमाए थे। दीदी आप आ गईं। विकास दौड़कर उत्साह से उसका स्वागत करने आगे आया। इन दिनों वह रोज सुबह काले बाजार के चक्कर काट रहा था। उसे डर था कि कहीं ईशानी दोबारा न आए। हाँ, पिछली बार की तरह ही कुछ सामान है, गिन लो। अरे वाह। विकास ने सामान गिनकर कुल 200 रुपए निकाले और बड़े बड़े नोटों की गद्दी ईशानी के हाथों में थमा दी। दीदी, क्या नए साल से पहले आप हमें थोड़ा और सामान सप्लाई कर सकती हैं? त्योहार से पहले बहुत से लोग खरीदारी करने आते हैं, अगर हमारे पास माल होगा तो हम इस मौके का फायदा उठाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। ईशानी ने सिर हिलाया, ठीक है। उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। विक्रम का वह फूस का मकान जगह जगह से छूता था और अगर सर्दियों में बर्फबारी हुई तो वह गिर भी सकता था। उसे एक पक्का और बड़ा ईंट पत्थर का मकान बनवाने के लिए पैसों की जरूरत थी। क्या तुम कुछ बेकरी के आइटम और स्नैक्स भी खरीदना चाहते हो? ये खजूर का केक मैंने खुद बनाया है, इसे चखकर बताओ कि क्या ये बिक सकता है। ईशानी बहुत ज्यादा सामान साथ नहीं लाई थी। चाहे कोई खरीदे या न खरीदे, भविष्य में वह जो भी खाना बेचेगी उसमें जादुई दुनिया के पौधों का अर्थ जरूर मिला होगा। खजूर के ये सामान्य केक तो बस बाजार का मिजाज परखने के लिए थे। अगर यह बिक गया तो वह इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। विकास ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसे हाथों हाथ बिकवा दूंगा।